एपिसोड 9। कहानी अब आगे। रानी शादी के लिए पूरी सज गई थी और करण भी अपने कमरे में शेरवानी पहने खुद को शीशे में देखकर मुस्कुरा रहा था और मन ही मन बोले जा रहा था, आज रानी मेरी हो जाएगी, आज मेरा प्यार मुझे मिल जाएगा। ये सब बातें करण को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा ही खुशी दे रही थी। तभी वहां देविका आ गई और दरवाजे पर से ही बोली, आज तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं बेटा। देविका की आवाज सुनते करण पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखते हुए थोड़ा शर्माते हुए बोला, क्या आंटी आप भी? नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। फिर अपने आंखों से काजल लेके करण के कान के पीछे लगाते हुए बोली, कहीं मेरे बेटे को किसी की नजर ना लग जाए। करण देविका के ऐसा करने से थोड़ा भावुक हो गया और देविका के गले से लगे हुए बोला, आज मुझे आप में अपनी माँ दिखी आंटी, बचपन में वो भी मुझे ऐसे ही काला टिका लगा दिया करती थी। देविका करण की बात सुन थोड़ी देर उसे अपने गले से लगाए रखी, फिर उसके दोनों बाह पकड़कर अपने चेहरे के सामने लाते हुए बोली, आज आपकी शादी होने वाली है और आप हो क्या पुरानी बातें याद करके खुद भी सेड हुए जा रहे हो और मुझे भी कर रहे हो। पर मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप रानी के लाइफ में पूरी तरह से शामिल हो जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, रानी बेटी थोड़ा जल्दी ही किसी बात से गुस्सा हो जाती है तो आप उस पर गुस्सा होने की बजाय उसे प्यार से मनाइएगा, क्योंकि जब से पिया बेटा हमें छोड़कर गई है तब से रानी ने ही इस पूरे घर परिवार को संभाल कर रखा है। अब जब उसे उसकी खुशी मिल रही है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे कभी भी ऐसा लगे कि आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। करण देविका की पूरी बात सुनने के बाद उनकी हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, मैं जानता हूँ आंटी रानी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। अगर वो कभी गुस्सा भी होंगी तो मैं अपने गुस्से पर काबू कर लूंगा, पर उसे ऐसा कभी नहीं फील होने दूंगा कि मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी राधा वहां आते हुए बोली, आप दोनों उस टाइम क्या बातें कर रहे हैं? चलिए नीचे, सभी करण बेटा का ही वेट कर रहे हैं। इस पर देविका भी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, मैं भी कभी भी शुरू हो जाती है। चलिए कारण बेटा। और दोनों करण के साथ नीचे मंडप पहुंच गई। करण मंडप में जाकर बैठ गया और अपने चारों ओर नजरें घुमाकर रानी को ढूंढने लगा। तभी रचना रानी को लेकर सीढ़ियों से उतरते हुए आ रही थी। सभी की नजरें रानी पर ही टिकी हुई थी। बात भी सही है, आज वो लग ही इतनी खूबसूरत थी कि किसी का भी ध्यान उसकी तरफ से कहीं हो ही नहीं सकता था। जब करण की निगाहें अचानक रानी पे पड़ी तो कुछ देर तो वो बस एकटक उसे ही बिना अपनी पलकें झपके देखा जा रहा था। लेकिन जब उसकी दादी ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो वो करण के पास जाकर उसके हल्के से कान पकड़ते हुए बोली, आज तुम मेरी रानी को नजर लगा ही दोगे, इतना क्यों घूर रहे हो उसे बदमाश। इस पर करण के मुंह से अचानक ही निकल गया, आज वो कितनी खूबसूरत लग रही है। लेकिन फिर अपने आओ को संभालते हुए बोला, मैं कहाँ देख रहा था उसे दादी, आप भी ना। और जब दादी उससे थोड़ा दूर हुई तो वो फिर से रानी की तरफ देखने लगा और इशारे में ही रानी की तारीफ कर दी। चुकी रानी की भी नजरें सिर्फ और सिर्फ करण पर ही टिकी थी, इसीलिए वो करण के द्वारा किया गए तारीफ को समझ गई और अपने चेहरे और हल्की सी मुस्कुराहट ले आई। रचना रानी को मंडप में ले जाकर बिठा दी। जब करण ने रानी को अपने बगल में देखा तो उसके कान के पास जाकर धीरे से बोलता है, आज तो तुम हुस्न की परी लग रही हो, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं यहीं सबके सामने ही तुम्हें चुम लूं। करण के ऐसा बोलने पर रानी उसके ओर देखकर अपनी आंखें बड़ी करके घूरने लगी। जब करण ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो बोला, अरे बाबा मैं बस मजाक कर रहा था। तब रानी धीरे से बोली, आप यहाँ चुपचाप नहीं बैठ सकते हो क्या? कुछ ही देर में पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। फिर दोनों की वरमाला की रस्म हुई, फिर दोनों ने साथ में फेरे लिए। करण ने रानी को मंगलसूत्र पहनाया, फिर मांग में सिंदूर भरी। अब कन्यादान की रस्म के लिए पंडित जी ने बोला तो रानी थोड़ा उदास हो गई, क्योंकि उसे अपने पापा यानी कि राजेश की याद आ गई। लेकिन कुछ देर में राधा लोकनाथ के पास जाते हुए बोली, मैं चाहती हूँ भाई साहब की रानी की कन्यादान की रस्म आप दोनों करें, वैसे भी रानी तो आप दोनों की भी बेटी है ना। ये सुनकर रानी खुश हो जाती है और लोकनाथ और देविका मंडप में आ जाते हैं कन्यादान की रस्म के लिए। और देविका वही बोलती थी, मुझे बहुत शौक था कि मेरी भी कोई बेटी होती और मैं उसका कन्यादान कर पाती, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज मुझे ये अवसर मिला है, मैं बहुत ही खुश हूँ। देविका की बात सुन जहाँ एक और रचना दूर खड़ी मन ही मन दुखी थी, वही रानी भी मन ही मन यही सोच रही थी कि रचना के होते हुए भी मैं अभी यहाँ इन्हें नहीं बता सकती हूँ कि इनकी भी एक बेटी है। जब रानी को इतना उदास देखा तो करण समझ गया कि वो क्यों उदास है, इसीलिए उसके हाथों को अपने हाथों से कसकर पकड़ते हुए आंखों से इशारा करता है। फिर दोनों की शादी संपन्न हो गई और दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। सभी उन दोनों को अपने आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ नेक देते हैं। जब यहाँ का सारा काम हो जाता है तो देविका रचना को रानी को करण के कमरे में ले जाने के लिए कहती है और रचना रानी को लेकर ऊपर चली जाती है और करण को नीचे वाले रूम में बैठने को कहते हैं। जब रानी उस कमरे में पहुंचती है तो उस कमरे को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो कमरा पूरे फूलों से सजा हुआ था।
हर जगह कैंडल जले हुए थे, मानो कि दीपावली हो। जब रानी ने ये सारा साजवट देखा तो मन ही मन बोल पड़ी, ये सारा सजावट रचना ने ही किया होगा। फिर वो उसकी तरफ देखकर बोली, ये सारी सजावट तुमने ही किया है ना? रचना रानी के द्वारा पूछेगी सवाल से थोड़ा चौंक गई और बोली, हाँ, वो मुझे लगा कि तुम दोनों को ये पसंद आएगा, इसलिए मैंने ये सारी सजावट कर दी, लेकिन मुझे लगता है शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तब रानी रचना को कसकर अपने गले लगा लेती है और बोलती है, नहीं नहीं, ये सारी सजावट बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन हमारे वजह से तुम्हें बहुत परेशान होना पड़ा ना? इस पर रचना रानी के कंधे को अपने हाथों से पकड़ते हुए अपने चेहरे के सामने लाकर बोलती है, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? वैसे भी मुझे कोई कुछ ज्यादा काम तो करने नहीं देता है, क्योंकि मैं इस घर में मेहमान हूँ। लेकिन मैं जब से यहाँ पर रह रही हूँ मुझे कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं किसी दूसरे के घर में रह रही हूँ। सभी का प्यार मिला, मेरे लिए तो यही बहुत है, क्योंकि माँ के जाने के बाद से मुझे कभी भी इतना प्यार नहीं मिला था, पर आप सभी ने मेरी ये तमन्ना भी पूरी कर दी। फिर अपने सर पर हल्के से मारते हुए खुद को ही बोलती है, मैं भी ना कहीं भी शुरू हो जाती हूँ। आज आपका और करण जी का दिन है, वैसे भी वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस पर रानी थोड़ा मुस्कुरा देती है। फिर रचना ये बोलते हुए नीचे जाने लगती है कि उसको नीचे कुछ काम है। रानी रचना को जाते हुए मन ही मन यही सोच रही होती है कि आखिर कोई इंसान अपनी लाइफ में इतनी सारी तकलीफों के बावजूद दूसरों की खुशी में इतनी आसानी से कैसे शामिल हो सकता है। प्लीज भगवान रचना के लाइफ में भी खुशी दे दीजिए। उस लड़की को देखकर बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि उसकी लाइफ में कितनी परेशानी है। वो सब कुछ अपने अंदर ही रखे रहती है और उन सब से अकेले ही लड़ती रहती है। उसके जीवन में भी कोई ऐसा भेज दीजिए जिसे वो अपना हर सुख दुख बता सके। रानी अभी बेड पर बैठी हुई रचना के बारे सोचकर बहुत ही दुखी थी कि तभी दरवाजे से धीरे से करण अंदर आता है और दरवाजा बंद कर देता है। जब रानी को दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनाई दिया तो वो उधर मुड़ कर देखती है। करण को देखकर वो बेड पर से उठते हुए बोलती है, करण जी, अच्छा हुआ कि आप आ गए, मुझे वैसे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। करण रानी की बात सुन बोला, तुम्हें अभी क्या जरूरी बात करनी है, बोलो। ... तब रानी बोलती है, वो मुझे ना रचना को देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है। बेचारी इस घर की होती हुई इस घर में मेहमान बनकर रह रही है। करण रानी की बात सुनकर मन ही मन हंस पड़ा और भगवान से बोला, क्या भगवान जी, आपने भी इसे एक ही पीस बनाया है? आज के दिन भी ये बस दूसरों के बारे में ही सोच रही है। वैसे थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इतनी प्यारी लड़की से मिलाया है। रानी बोले जा रही थी और करण उसके चेहरे में खोए हुए उसे निहारे जा रहा था। जब रानी करण की तरफ मुड़कर देखती है तो करण को यूं अपने आप को देखते हुए पाती है तो बोलती, करण जी, मैं जो इतने देर से आपको बता रही हूँ आप सुन भी रहे हो या बस मैं खुद ही बोले जा रही हूँ? रानी की आवाज़ से करण हड़बड़ाया और बोला, हाँ हाँ, मैं सब सुन रहा था। तब रानी ने थोड़ा धौंस जमाते हुए कहा, अच्छा बताइए तो मैंने अभी तक आपसे क्या सब कहा? इस पर करण थोड़ा नाराज होते हुए बोला, क्या रानी, तुम भी आज के दिन भी बस दूसरों के बारे में ही बात करनी है तुम्हें? क्या ये सब बातें हम कल नहीं कर सकते हैं? मुझे छोड़कर तुम्हें सभी का दुख दिखाई देता है, बस मेरा ही नहीं। करण ने जब ऐसा बोला तो रानी को याद आया कि आज तो उसकी शादी की पहली रात है और वो करण को यहाँ वहाँ की बात सुना रही थी इतनी देर से। उसका नाराज होना तो बनता ही है ना। फिर रानी करण के चेहरे को अपने हाथों से प्यार से अपने तरफ मोड़ते हुए बोली, क्या सच में मुझसे नाराज हो गए? पर मैं तो बस रचना की ... अभी रानी इतना ही बोली थी कि करण उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं हो सकता हूँ, पर हाँ तुमसे गुस्सा हूँ। तब रानी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से बढ़ती है। करण को लगता है कि रानी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रही, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो भी आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ ही देर बाद करण को अपने होंठ पर कुछ अलग सा ही एहसास होता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो रानी बहुत जोर से हंसने लगती है और बेड पर से उठकर इधर उधर भागने लगती है। जब करण अपनी आंखें बंद करे हुए रानी के किस के आगे बढ़ रहा था तो रानी उसके सामने तकिया रख देती है और करण उसे ही किस कर लेता है। इसलिए रानी को बहुत जोर से हंसी आ जाती है। लेकिन जब करण देखता है कि रानी ने उसे बुद्धू बनाया तो वो भी बेड पर से उठता है और दौड़कर रानी की कमर में हाथ डालते हुए उसे गोद में उठा लेता है और बोलता है, अब देखता हूँ तुम मुझसे कैसे बचती हो। करण की बात सुन रानी को शर्म आ जाती है और वो अपनी नजरें नीची कर लेती है। फिर करण उसे बेड पर बिठाता है और उसके होठों को किस करने लगता है। आज वो दोनों अपने जीवन के एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो गए और रात भर करण रानी को प्यार करता रहा। फिर दोनों थक कर सो गए। इधर अगली सुबह राघव अपने घर से रेडी होकर नायक ठाकुर के होटल में पहुंचता है और रूम का बेल बजाता है। बेल की आवाज सुनकर नायक ठाकुर रूम का दरवाजा खोलते हैं और जब सामने राघव को देखते हैं तो बोलते हैं, बेटा तुम आ गए, पर अभी तो पूरे आधा घंटा बाकी है ना? हाँ अंकल जी,
पर मैंने सोचा कि अगर कुछ समय पहले ही निकल जाए तो बेहतर होगा, अगर रास्ते में ट्रैफिक सब होगा तो दोनों को लेट हो जाएगा ना, इसीलिए। आपकी बात तो सही है, पर छवि तो अभी तक सो रही है। क्या? राघव थोड़ा शौक होते हुए बोला। वो अभी तक सो ही रही है, पर वो जगती कब है? नायक ठाकुर राघव की बात सुनकर हंसने लगे और फिर बोले, बेटा वो खुद से कभी नहीं जगती है, उसे जगाना पड़ता है, नहीं तो वो सोए ही रह जाती है। वो अच्छा, ऐसी बात है? फिर मन ही मन बोला, मुझे बहुत ही लेक्चर झाड़ती है, अभी उसे बताता हूँ। और फिर नायक ठाकुर से बोला, अंकल जी मैं उसे जगा कर आता हूँ। ठीक है बेटा, तब तक मैं उसका बैग पैक कर देता हूँ, बोलकर अपना काम करने लगा। राघव छवि के कमरे में जैसे ही पहुंचा तो उसकी नज़र सबसे पहले छवि पर ही पड़ी, जो सोते वक्त एकदम छोटी सी बिल्ली की बच्ची की तरह लग रही थी। अपने हाथ से पैरों को पकड़े हुए बिना तकिया के सोए हुए थी। राघव की तो नज़र ही नहीं हट रही थी उस पर से, पर फिर भी राघव अपने दिल पर हाथ रखता हुआ बोला, ये तू क्या सोचने लगता है, इसे देखते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अंकल तुझ पर भरोसा करके इसे तेरे साथ भी रहे हैं और तू है कि इसे देखते ही कुछ से कुछ सोचने लगता है। ये सब बोलते हुए वो बिना छवि को जगाए ही वहां से जाने लगा कि तभी छवि नींद में ही उसका हाथ पकड़कर अपने इधर खींचती है, जिससे राघव का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो छवि के ऊपर गिर जाता है। छवि भी हड़बड़ा जाती है और अपनी आंखें जल्दी से खोलती है तो अपने ऊपर राघव को ऐसे देख जोर से चिल्ला उठती है। राघव किसी तरह अपने आप को संभालता हुआ उसके ऊपर से उठ खड़ा हुआ, तब तक नायक ठाकुर भी वहां दौड़ते हुए आ गया और छवि के पास जाकर घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम इतने जोर से क्यों चिल्लाई, क्या तुमने कोई बुरा सपना देख लिया क्या? नायक ठाकुर की बात सुनकर छवि चिढ़ते हुए कहती है, पापा मेरे कमरे में ये क्या कर रहा है? इस पर नायक ठाकुर बोलता, बेटा ये तो तुम्हें जगाने आया था, मैंने ही इसे बोला था कि आज से ये तुम्हें अपने साथ में ले जाए और ले आया करे, इसीलिए बेटा यहाँ पर आ गया और तुम्हें भी अब जल्दी तैयार होना होगा, नहीं तो तुम्हारी स्कूल से छुट्टी हो जाएगी। छवि नायक ठाकुर की बात सुन गुस्से से बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप पापा, मैं क्या कोई बच्ची हूँ जो इसके साथ जाऊंगी और आऊंगी? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं आपकी हर बात मानता हूँ ना, तो क्या आप मेरी ये एक छोटी सी बात नहीं मान सकती है? हाँ वैसे भी अब आप समझदार हो गई है और मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ ना, यहाँ मेरी सुनता ही कौन है? छवि नायक ठाकुर के पास आकर कुछ देर तो चुप रही, फिर बोली, आप बहुत ही खराब हो पापा, आप जानते हो कि मैं आपको मना नहीं करूंगी, इसीलिए आप ये सब बोलते हो ना। अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी इसके साथ, पर इसे बोल दीजिए कि मुझे ज्यादा रोके टोक नहीं। ठीक है बेटा, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, ये बच्चा भी सुबह से तैयार होकर यहाँ पर आया हुआ है और आप अभी तक सोई थी। ठीक है मैं जाती हूँ, जल्दी से रेडी होकर नीचे आती हूँ, बोलकर अपने वॉशरूम चली गई। और नायक ठाकुर राघव के पास जाते हुए बोला, बेटा इसकी बातों को दिल से मत लगाना, इसके मुंह में जो भी आता है वो बोल देती है, दिल में कुछ भी नहीं रखती है। तब राघव नायक ठाकुर को दिलासा देते हुए कहा, प्लीज अंकल आप ऐसा मत बोलिए, मुझे छवि की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, बल्कि मुझे तो उस पर बहुत हंसी आती है, वो अभी भी बच्ची की तरह ही करती है। तब दोनों हंस पड़े। राघव और छवि दोनों एक साथ अपने अपने जॉब पर जाने के लिए निकल जाते हैं। राघव अपनी बाइक पर बैठकर स्टार्ट करते हुए छवि से कहता है, बैठो जल्दी। राघव की बाइक देखकर छवि गुस्से से बोली, हम बाइक पर जाएंगे, मैं तुम्हारे पीछे नहीं बैठूंगी, देखो अभी मुझे लेट हो रहा है, प्लीज जल्दी से बिना कोई ड्रामा किए बैठ जाओ। छवि थोड़ा अपना नाक सिकुचाते हुए बोली, क्या कहा तुमने, मैं ड्रामेबाज हूँ, फिर से बोलो तो जरा। छवि के बातों से अब उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने गुस्से को रोकते हुए बोला, तुम्हें यहाँ पर जो भी करना है करो, मैं तो बस अंकल के बातों को मना नहीं कर पाया, इसीलिए उन्हें मना नहीं कर पाया और तुम मेरे माथा पर गई, मैं जा रहा हूँ। छवि उसकी बात सुनकर थोड़ा चुप हो गई और फिर बिना कुछ बोले बाइक और बैठ गई और अपने चेहरे को दूसरे तरफ कर ली। राघव ने जब देखा कि छवि बाइक पर बैठ गई तो उसे हंसी आ जाती है और वो बाइक स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में राघव छवि को स्कूल के गेट पर ड्रॉप कर देता है और अपने जॉब के लिए निकल जाता है। छवि स्कूल चली जाती है और अपने घंटी लेने वो क्लासरूम जाती, सभी बच्चे उसे गुड मॉर्निंग विश करते हुए खड़े हो जाते हैं। तब छवि भी उन सभी बच्चे को गुड मॉर्निंग विश करते हुए बैठ जाने के लिए बोलती है, सभी बच्चे बैठ जाते हैं। तब नव्या उठते हुए बोलती है, मिस मैं अपने घर से सभी के लिए मिठाई लाई हूँ, तो क्या मैं सभी को मिठाई खिला दूँ? छवि नव्या को देखकर थोड़ा याद करने लगी, फिर बोली, तुम नव्या हो ना, हम पहले दिन ही मिल चुके थे ना? हाँ मिस, मैं गिर गई थी तो आपने ही मुझे उठाया था। हाँ अच्छा यहाँ आओ, ये मिठाई किस खुशी में खिला रही हो? वो मिस कल मेरे रानी माँ और पापा की शादी हुई ना, इसीलिए मैं सभी के लिए मिठाई लाई हूँ। नव्या की बात खत्म होते ही एक लड़की झट से बोल पड़ी,
मिस इसके पापा ने दूसरी शादी कर ली, ये बोलकर सभी हंसने लगे। सभी को ऐसे हंसते हुए देख नव्या को बहुत ही बुरा लग रहा था। और जैसे ही छवि ने देखा कि नव्या अपसेट हो गई है, वो झट से सभी को गुस्से में चुप होने के लिए बोलती है और साथ में ये भी बोलती है कि वो सभी नव्या को सॉरी बोले। छवि के कहने पर सभी लड़कियां नव्या को सॉरी बोल देती है। तब नव्या अपने बैग से मिठाई लेकर सभी को देती है, फिर छवि के पास जाकर अपने हाथों से एक मिठाई खिलाने लगती है और बोलती मिस आप बहुत अच्छी है। इस पर छवि भी खुश होते हुए बोलती है तुम भी बहुत क्यूट हो, अब चलो सभी अपने अपने इंग्लिश की बुक निकालो। इधर आज रानी और करण अभी तक सो ही रहे थे। जब रानी की नींद टूटी तो वो हरा भरा गई और अपने मोबाइल में टाइम देखी तो करीब 8:30 बज रहे थे। वो झट से बेड पर से उठने लगे, तभी करण उसकी कलाई पकड़कर खींचते हुए अपने बहुत करीब ले आया। लेकिन रानी करण पर ही बरस पड़ी, छोड़िए मुझे सब आपकी वजह से हुआ है, क्या सोच रहे होंगे सभी, आज तक मैं कभी भी इतने लेट तक नहीं सोई थी। रानी बोले जा रही थी और करण उसको देख देख कर हंसे जा रहा था। फिर अचानक उसको बेड पर गिरा कर खुद उसके ऊपर आ गया और बोला मेरी प्यारी बीवी, कोई भी कुछ नहीं सोचेगा, आखिर अब हम पति पत्नी है, समझी। जब रानी ने करण को अपने ऊपर देखा तो शर्मा गई और उसे जोर से धक्का देके बेड पर से उतरकर वॉशरूम चली गई। इधर करण बेड पर ही लेटे हुए खुद से ही बोला वाह भगवान, क्या गजब की लड़की है ये, अब भी इसे मेरे पास आने में डर लगता है, जैसे कि वो किसी और के पास जा रही हो। फिर हंसने लगा। दोनों तैयार होकर नीचे आ गए। सभी नाश्ता कर चुके थे, इसीलिए अपने अपने कामों में लगे हुए थे। करण भी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। तब तक नव्या स्कूल से घर आ गई और आते हुए रानी के पास जाकर हक करते हुए बोली गुड मॉर्निंग माँ। रानी भी उसे अपने गोद में उठाते हुए गुड मॉर्निंग बोलती है और फिर कहती है आई एम सॉरी बेटा, मैं आज लेट तक सोती रह गई ना, आपको खुद से ही तैयार होना पड़ा ना। तो नव्या रानी के गालों पर एक किस करते हुए बोली नहीं माँ, मुझे दादी ने रेडी किया था और आप सो रही थी ना, तो इसीलिए आपको नहीं जगाया। वैसे माँ आज ना मैं फिर से छवि मिस से मिली, जिन्होंने मुझे उस दिन गिरने से बचाया था वही। इस पर रानी बोली अच्छा, कैसी है आपकी मिस छवि? माँ वो बहुत ही अच्छी है और खूबसूरत भी, कभी घर पर भी बुलाइए अपनी छवि मिस को, हम भी तो देखे कैसी है। ठीक है माँ, हम कल उन्हें अपने घर पर आने के लिए कहेंगे। फिर वो रानी के पास से उठकर अपना स्कूल ड्रेस चेंज करने चली गई और रानी भी नव्या के लिए नाश्ता बनाने रसोई घर में, साथ ही साथ दोपहर का खाना भी बनाना था, तो इसीलिए लगे हाथ वो काम भी करने लगी। इधर शाम में राघव फिर से छवि को अपने साथ लेने के लिए स्कूल के बाहर पहुंच गया और छवि के आने का वेट करने लगा। जब छवि अपने कुछ टीचर्स के साथ बाहर आ रही थी तभी की नज़र राघव पर पड़ी। उसने बोला वाह यार, देखना वो लड़का कितना हैंडसम है। जब छवि ने उधर देखा तो सामने राघव खड़ा था। इस पर छवि ने उस लड़की से कहा तुम्हारी आंखें तो ठीक है ना, कहाँ से ये तुम्हें हैंडसम दिख रहा है। लेकिन फिर दूसरी लड़की ने भी उसकी तारीफ करी। उसकी तारीफ से पता नहीं, लेकिन छवि को कहीं ना कहीं जलन हो रही थी। वो उन सब का साथ छोड़ जल्दी से अपने कदम बढ़ाते हुए राघव के पास पहुंच गई और बाइक पर बैठते हुए बोली अब चलो। छवि का ऐसा बर्ताव राघव को कुछ समझ में नहीं आया, पर फिर भी वो बिना कोई बहस किया बाइक स्टार्ट कर दिया। जब वो दोनों छवि के होटल पहुंच गए तो छवि बिना कुछ बोले बाइक से उतरकर अंदर जाने लगी। छवि को ऐसे चुप राघव पहले कभी भी नहीं देखा था, इसीलिए उससे रहा नहीं गया और वो छवि की कलाई पीछे से पकड़ते हुए बोला तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वैसे तो तुम हमेशा बोलती ही रहती हो, पर आज क्या हुआ है तुम्हें? राघव के द्वारा इस तरह से पूछने पर छवि घूरकर उसको देखने लगी और अपनी कलाई छोड़ने का इशारा करते हुए बोली कुछ नहीं, मैं कुछ बोलूं या नहीं तुमसे, उससे क्या? राघव भी उसकी कलाई छोड़ देता है और अपनी बाइक स्टार्ट करके गुस्से में वहां से निकल जाता है और छवि अपने कमरे में जाकर बेड पर बैग फेंकते हुए खुद से ही बोलती है ये तुम्हें क्या हो गया है छवि? अगर उन सभी ने राघव की तारीफ करी तो तेरा चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है? ये सब सही नहीं है, तुझे अपने मन को इंसान अब से दूर करना पड़ेगा और जितना भी हो उससे दूर ही रहना होगा। बिल्कुल वही हाल था राघव का भी। वो भी अपने घर पर पहुंचते हुए बैग को एक कोने पर रख दिया और गुस्से के कारण जाकर अपने बेड पर लेट गया और बोलने लगा आखिर वो खुद को समझती क्या है? जब मन किया बक बक करेगी और जब मन किया एकदम चुप। मैं क्या उसका नौकर हूँ जो मैं उसके ये नखरे सहूंगा? फिर अपने आप को शांत करते हुए सोचता है लेकिन मुझे उसकी चुप्पी से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? वो बोले या चुप रहे ये उसकी मर्जी है, मैं तो सिर्फ अंकल जी से किया वादा निभा रहा हूँ ना, लेकिन मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो ... इससे आगे वो कुछ भी नहीं बोला और उठकर अपने रसोई में खुद के लिए काफी बनाने चला गया और चुपचाप अपना काम करने लगा। इधर काफी उड़िया बुन के बाद छवि ने सोचा कि कम से कम एक बार राघव को सॉरी बोल देना चाहिए। राघव अपने कमरे से उठकर रसोई चला जाता है और चुपचाप अपने लिए काफी बनाने लगता है
ताकि उसके मन से छवि का ख्याल निकल जाए, लेकिन तभी उसकी मोबाइल का रिंग बजता है और जब वो अपने मोबाइल को उठाता हुआ बोलता है, हेलो, कौन? छवि राघव के बोलने पर कुछ भी नहीं बोल पाती है और सोचती है बोलूं या नहीं। हेलो, कौन है? अगर बात नहीं करनी है तो कॉल क्यों लगाया, फिर कॉल रखने ही वाला होता है क्या? तभी उधर से छवि अपने आंखें बंद करके बोल पड़ती है, प्लीज कॉल मत रखना। राघव ने जब छवि की आवाज सुनी तो पहले तो उसे समझ नहीं आया, फिर थोड़ा रुककर पूछा, छवि तुम? तब उधर से छवि थोड़ा हिचकिचाती हुई बोली, मैं ही हूँ। तुमने मुझे कॉल किया है? वह थोड़ा चिढ़ाते हुए बोला, वैसे तो सामने बात करती नहीं हो तो फिर? वो दरअसल मुझे तुमसे उसी बात को लेकर सॉरी बोलना था, पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आ जाता है और मैं किसी को भी कुछ बोल देती हूँ, पर मैंने घर आकर रियलाइज किया कि शायद मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही ओवर कर दिया। अच्छा, तो तुम्हें गुस्सा था, लेकिन किस बात का गुस्सा था? क्या मेरी कोई बात बुरी लगी तुम्हें? छवि अब ये कैसे बोलती कि तुम्हारी तारीफ किसी दूसरी लड़की के मुंह से सुनकर गुस्सा आ गया, इसीलिए बात को बदलते हुए बोली, वो स्कूल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, बस वही गुस्सा तुम पर निकाल दिया। ओह, तो ऐसी बात है, मुझे तो लगा कि तुमको मुझसे ही प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो मैं अब रखती हूँ, कल मिलते हैं। जुबा तो बोल रहे थे पर दिल चाह रहा था कि और बातें हो, लेकिन ये बात वो राघव से कैसे बोलती, इसीलिए रखने की बात बोली। छवि ने जब कॉल रखने की बात कही तो झट से बात को अनसुना करते हुए बोला, वैसे तुम्हारा खाना हो गया क्या? छवि खुशी से बोली, हाँ हो गया है और मैं तो अब सोने भी आ गई हूँ। वैसे तुम्हारा क्या हो रहा है, खाना बनाओगे ये ऐसे ही सो जाओगे? थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोली। हमें कौन खाना बना कर खिलाने वाला है भाई, फिलहाल अभी तो काफी बना रहा हूँ, वैसे भी खाने का मूड नहीं है तो काफी से ही काम चल जाएगा। आज राघव और छवि पहली बार इतने देर तक बातें करते रहे और उनकी फाइट भी नहीं हुई। शायद अब दोनों को एक दूसरे की आदत सी होने लगी थी। बातें करते करते छवि की कब आंखें लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब राघव को यह एहसास हुआ कि शायद छवि सो गई है इसीलिए उसका आवाज नहीं आ रहा है तो वो भी कॉल रख कर सो गया। इधर रानी रात का खाना बना चुकी थी और सभी को खिला भी दी थी। चूंकि करण आज ऑफिस से थोड़ा लेट से आता, ये बात उसने रानी को पहले ही बता दिया था, इसीलिए सभी खाना खाकर सोने चले गए। लेकिन रानी अभी तक खाना नहीं खाई थी क्योंकि करण अभी तक नहीं आया था। चूंकि वो लेट से आने वाला था इसीलिए रानी भी नव्या के साथ उसके ही कमरे में जाकर सो गई। रात के करीब 2 बजे करण घर आया और आकर वो अपने पास वाली चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और आकर अपने कमरे में चला गया। जब रानी को कमरे में नहीं देखा तो उसे ढूंढने इधर उधर खोजने लगा। तब तक नव्या का भी नींद टूट चुका था, इसीलिए वो नव्या के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आए और देखा कि करण का बैग बेड पर पड़ा है पर वो कमरे में नहीं है, इसीलिए वो भी कमरे से निकलकर करण को देखने नीचे आई तो देखा करण रसोई घर से निकल रहा है। करण को रसोई घर से निकलते देख रानी तुरंत वहां गई और पूछी, आप कब आए? तुम कहाँ थी? मैं तुम्ही को ढूंढते हुए यहाँ आया। वो मैं नव्या के कमरे में थी, मैंने सोचा कि जब आप आएंगी तो मैं जग जाऊंगी, इसीलिए मैं उसके कमरे में सो गई। पर आप आए कब? मैं अभी ही आया हूँ। पर तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है क्या? बिना आपके मैं कैसे खा सकती हूँ? अरे यार, पर मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि मैं लेट से आऊँगा, तुम भी खा लेना। मैं वो सब नहीं जानती, मुझे आपके साथ खाना था, इसीलिए आप चलिए कमरे में फ्रेश होइए, मैं तब तक खाना गर्म करके लाती हूँ। तुम भी ना एकदम गजब हो लेकिन। और फिर अपने कमरे की तरफ चला गया। कुछ देर के बाद रानी भी एक प्लेट में खाना लेकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन अभी तक करण वॉशरूम में ही था तो खाना टेबल पर रखकर उसके बाहर आने का वेट कर रही थी। थोड़ी देर में करण वॉशरूम से एक तौलिया लपेटे निकला। रानी की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी वो झट से अपनी आंखें बंद करते हुए बोलती, ये क्या आपने ये क्या पहना है? रानी का इस तरह से अपनी आंखें बंद कर लेना देखकर करण को मजाक सूझा और वो धीरे से उसके करीब जाते हुए बोला, अच्छा, तो तुम्हें मुझे ऐसे देखने में शर्म आ रही है, पर मैं तो अभी बस यही पहनने वाला हूँ। सोचो, तुमको तो मेरे साथ खाना खाना था ना। करण की मजाक से रानी वहां से उठी और कमरे के बाहर जाते हुए बोली, पहले आप पूरा कपड़े पहनिए, नहीं तो मैं जा रही हूँ नव्या के कमरे में। रानी ने जब ऐसा कहा तो करण झट से अपने अलमारी से एक लूजर और टी-शर्ट निकाली और पहन ली। फिर रानी के चेहरे से उसका हाथ हटाते हुए बोला, लो पहन ली मैंने ड्रेस, अब आंखें खोल लो मेरी प्यारी वाइफ। तब रानी ने अपने आंखों को धीरे से खोलते हुए बोली, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है? चलिए, अब खाना भी ठंडा हो गया होगा। तब करण रानी की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने से चिपकाते हुए बोला, पर मुझे तो मीठा खाना था। रानी भी समझ गई कि करण क्या बोल रहा है, पर बात को ना समझते हुए बोली, हाँ मैं मिठाई भी लाई हूँ खाने में, पहले आप खाने तो बैठिए,
इस पर करण रानी को और कसकर पकड़ते हुए बोला, अच्छा मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, लेकिन मैं भी शेर हूँ। बिना एक किस लिए तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सोच लो, फिर सारी रात ऐसे ही रहना पड़ेगा। तब रानी ने खुद को छुड़ाते हुए बोली, अच्छा पहले खाना खा लीजिए, फिर मैं आपको जो चाहिए वो मिलेगा। इस पर करण खुश होते हुए बोला, वाह ये तो बहुत अच्छा डील है, चलो फिर जल्दी से खाना खाते हैं, फिर मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। इस पर रानी शर्मा जाती है और फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। लेकिन रात के इतने बीत जाने के बाद भी रचना जगी हुई थी और अकेले छत ओर जाकर बैठी हुई आसमान की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे, मन में इतना तकलीफ था पर किसी को बता नहीं सकती थी। इसीलिए वो रोज रात को छत पर आकर खुद से ही बातें करते रहती थी और जब मन हल्का हो जाता था तो नीचे जाकर सो जाती थी। लेकिन आज वो कुछ अलग सी लग रही थी। बिना कुछ भी बोले वो सिर्फ एकटक आसमान को देखे जा रही थी और उन तारों में अपनी माँ को ढूंढ रही थी, जैसे कि वो अपनी माँ को बहुत कुछ बताना चाह रही हो पर वो बता नहीं पा रही है। उसका मन आज खुश था क्योंकि वो अपने पापा के साथ रह रही थी। ये बात वो अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन बहुत दुखी भी हो जाती थी जब ये याद आता कि उसके पापा को तो ये बात पता ही नहीं है और अगर गलती से पता चला गया तो क्या होगा। रचना जो अकेले उतनी रात में छत पर बैठी हुई अपनी दुखों को सोच सोच कर उदास हुए जा रही थी, वो आसमान में एक तारे में अपनी माँ की चेहरे को देखती थी। इसीलिए वो अपने मन की पीड़ा को सिर्फ उस तारे को ही बताती थी। आज वो उससे बातों के दौरान बोल रही थी, कल रानी और करण जी की शादी हो गई माँ, मैंने रानी की आंखों में एक अलग सी खुशी देखी। वो दोनों आपस में बहुत ही प्यार करते हैं। बहुत कम लड़की ऐसी होती है जिसे एक सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार मिलता है ना माँ? क्या मुझे कभी भी एक ऐसा हमसफर नहीं मिलेगा जो मुझे दिल से प्यार करे? क्या मेरी नसीब इतनी ज्यादा खराब है? जब जन्म हुआ तो पापा के होते हुए कभी उनका प्यार नसीब नहीं हुआ। इस दुनिया में क्या मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है? क्या मैं इतनी ही बुरी हूँ? बस एक दो दिन और माँ, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने आपसे वादा किया है ना कि मैं कभी भी पापा को ये पता नहीं लगने दूंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपसे किया वादा हर हाल में निभाऊंगी। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखें वही लग गई और वो वही छत पर ही सो गई। अगली सुबह राघव फिर से डेली की तरह तैयार होकर जॉब पर जाने के लिए निकल गया और पहले छवि के घर गया क्योंकि उसे छवि को भी ड्रॉप करना था। ऊपर से अब तो उससे मिलने के बिना मन ही नहीं लगता था। जब तक उसके साथ कुछ बातें नहीं कर लेता उसका मन ही नहीं लगता। छवि आज खुद ही जग गई थी। तैयार होकर नीचे उतरी तो नायक ठाकुर रसोई में नाश्ता तैयार कर रहे थे। छवि भी रसोई में चली गई और नायक ठाकुर के गले से लगकर गुड मॉर्निंग बोली। नायक ठाकुर पहले तो उसे प्यार से गले लगा लिया और फिर हंसते हुए बोला, आज सूर्य किधर से निकला है जो मेरी प्रिंसेस खुद ही जग गई? इस पर छवि थोड़ा सोचते हुए बोली, हो सकता है पापा आज सूर्य पश्चिम से निकला है, और हंसने लगी। तभी वहां राघव पहुंच जाता है और दरवाजे का बेल बजाता है। बेल की आवाज सुनकर छवि नायक ठाकुर से बोलती है, रुकिए पापा मैं देखती हूँ, और दरवाजा खोलने चली जाती है। जब दरवाजा खोलती है तो राघव छवि को देख शौक रह जाता है। कुछ देर तो वो बस उसके चेहरे को ही देखता रह जाता है क्योंकि आज छवि एकदम भारतीय नारी की तरह साड़ी पहनी हुई थी। ऊपर से माथे पर एक छोटी बिंदी उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। जब राघव की नज़र उसकी पतली लचीली कमर पर गया तो वो अपनी आंखें बंद कर लिया क्योंकि वो खुद पर से काबू खोता जा रहा था। छवि उसकी हरकत देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी और बोली, तुम क्या यहाँ खड़े खड़े ही सो गए? अब अंदर भी आ जाओ। राघव छवि की बात सुन झट से संभलते हुए बोला, नहीं वो बस मुझे कुछ याद आ गया था। फिर अंदर आते हुए नायक ठाकुर के पास जाकर बोलता है, गुड मॉर्निंग अंकल जी। गुड मॉर्निंग बेटा, आप आ गए? हाँ अंकल जी मैं तो आ गया हूँ, पर आज तो आपके घर में चमत्कार ही हो गए हैं। थोड़ा अपनी आंखें बड़े करते हुए बोला। नायक ठाकुर राघव की बात को नहीं समझते हुए बोला, आप क्या बोल रहे हैं बेटा जी? मुझे समझ नहीं आया। अरे अंकल जी आज छवि जो खुद से जग गई है, ऊपर से टाइम पर रेडी भी हो गई है। नायक ठाकुर राघव की बात सुन हंस पड़े और बोले, हाँ आओ तो आप बिल्कुल ही सही बोल रहे हैं। अच्छा आप यहीं रुकिए, मैं जाकर छवि बेटा के लिए नाश्ता का डब्बा पैक कर देता हूँ। ठीक है अंकल जी। नायक ठाकुर के रसोई घर जाने के बाद छवि राघव के पास आकर अपने चेहरे को एकदम गुस्से से लाल की हुई बोली, तुमने पापा से क्या बोला कि डॉट 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 डॉट। इस पर राघव बीच में ही बोल पड़ा, अरे वो तो मैंने बस ऐसे ही मजाक किया था, अब तुम फिर से गुस्सा मत हो जाना। अभी वो इतना बोल ही रहा था कि फिर से उसकी नज़र छवि की कमर पर चली गई। इस बार भी उसकी हालत वैसी ही हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब छवि ने राघव को ऐसे शांत देखा तो पूछा, अब क्या हो गया तुम्हें? तुम फिर से इतने शांत क्यों हो गए? छवि की बात सुन राघव मन ही मन बोलता है, पहले खुद ही मेरा हाल ऐसा करती है, ऊपर से पूछती भी है कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। ये
लड़की भी ना फिर छवि से थोड़ा दूर होते हुए बोला, कुछ नहीं, बस चलो अब हमें देर हो रही है। तब तक नायक ठाकुर भी छवि के लिए टिफिन पैक करके ले आता है और दोनों को टिफिन देते हुए गुड बाय बोलता है। तब राघव अपनी बाइक स्टार्ट करता है और छवि उसके पीछे बैठ जाती है। अभी राघव की बाइक कुछ ही दूर गई होंगी कि तभी अचानक से एक गड्ढे की वजह से उसकी बाइक उछाल मारती है, जिसके कारण छवि राघव को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है। पहले से ही राघव छवि को साड़ी में देखकर बहक रहा था और अब छवि के छुअन से उसका मन तो जैसे कर रहा था कि वो अभी छवि को अपनी बाहों में भर ले, पर खुद पर कंट्रोल करते हुए उसने छवि को स्कूल के बाहर उतार दिया और जाने लगा। लेकिन छवि उसको जाते हुए देख बहुत ज्यादा ही अपसेट थी, क्योंकि आज उसने साड़ी पहनी थी और चाहती थी कि राघव उसकी तारीफ करे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और राघव वहां से छवि की बिना तारीफ किए ही चला गया। ये बात छवि के दिल में बहुत उथल पुथल मचा रहे थे और सोचे जा रही थी, उसके मुंह से तारीफ सुनने के लिए मुझे इतनी बेचैनी क्यों है, आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। यही सब सोचते हुए वो स्कूल के अंदर चली गई और अपनी घंटी में क्लासरूम में चली गई। चूंकि आज नव्या घर से ही सोच कर आई थी कि छवि को वो घर आने के लिए इनवाइट करेगी, इसीलिए जब छवि अपने घंटी में क्लासरूम में आई तो पहले तो सभी ने डेली रूटीन के अनुसार उसको गुड मॉर्निंग विश किया। उसके बाद सभी बैठ गई, लेकिन नव्या अपनी जगह पर खड़ी ही थी। उसे खड़े देखकर छवि उसके पास जाते हुए पूछी, क्या हुआ नव्या, आप खड़ी क्यों हो? मिस, मुझे ना आपसे कुछ कहना था, थोड़ा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली। मुझसे? हाँ बोलो, क्या बात करनी है आपको मुझसे? मिस, मेरी मम्मी ना आपको घर पर इनवाइट करने के लिए बोली थी, उन्होंने बोला था कि आपको घर पर बुलाऊं। छवि नव्या की बात सुन थोड़ा हंस पड़ी और फिर बोली, अच्छा तो आपकी मम्मी चाहती है कि मैं आपके घर पर आऊं, लेकिन क्यों? क्या आपका बर्थडे है? नहीं मिस, मेरा बर्थडे नहीं है अभी, वो चाहती है कि आप हमारे घर पर एक दिन के लिए गेस्ट बनकर आए। ओके बेटा, हम जरूर आएंगे, आप इतने प्यार से बुला रही है तो हम मना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम कल आपके यहाँ आएंगे, वैसे भी कल संडे है तो स्कूल में भी छुट्टी ही रहेगी। सच्ची में मिस, आप आएंगी? हाँ नव्या, लेकिन अभी आप बैठ जाइए और सभी बच्चे अपनी इंग्लिश का बुक निकालिए। इधर देविका को कुछ काम था रचना के कमरे में, इसीलिए वो रचना के कमरे में चली गई, लेकिन रचना वहां पर नहीं थी। देविका एक दो बार रचना को आवाज भी लगाई, पर शायद वो वहां थी ही नहीं, इसलिए देविका फिर उसके कमरे में कुछ ढूंढने लगी, पर उसे वो चीज मिल नहीं रही थी। इसलिए वो बीच बीच में रचना को आवाज भी लगाए जा रही थी, पर रचना जब वहां पर थी ही नहीं तो आती कैसे। अभी कुछ देर हुआ ही था देविका को ढूंढना शुरू किए कि गलती से उसके हाथ से रचना का एक छोटा से बक्सा ठेला गया और बक्सा जमीन पर जा गिरा। चूंकि बक्सा थोड़ा पुराना सा था, इसीलिए गिरने से उसकी लॉक टूट गई और उसके अंदर का सारा सामान नीचे बिखर गया। ये देखकर देविका अपने माथे पर हाथ मारते हुए खुद से ही कहती है, तू भी ना देविका, किसी भी काम में इतना हड़बड़ा जाती है ना, जो नया काम लग ही जाता है, कोई भी काम तो स्थिर होकर कर ले, अब इसे भी उठाओ। बेचारी का सारा सामान मेरी वजह से नीचे गिर गया। ये बोलकर नीचे बैठकर धीरे धीरे सामान को उठा कर बक्से में डालने लगी कि तभी देविका के हाथ में एक पुरानी सी तस्वीर लगी, जो बहुत ही ज्यादा पुराना था और थोड़ा थोड़ा फटा हुआ भी था। उस फोटो को अभी देविका पीछे की तरफ से पकड़ी हुई थी। देविका रचना के रूम में कुछ ढूंढने आई थी, लेकिन रचना के कमरे में न होने की वजह से उसे खुद उसका रूम चेक करना पड़ रहा था और देविका की कोहनी से रचना का एक पुराना बक्सा को धक्का लग जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसमें कुछ रचना की पुराना सामान सब था, जिसे वो बहुत ही संजो कर रखी थी। जब वो बक्सा नीचे गिरता है तो देविका उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है और एक एक कर सब सामान उठा कर बक्सा में रखे जा रही थी कि तभी उसकी नज़र एक पुरानी सी तस्वीर पर पड़ी, जो बहुत ही पुराना लग रहा था और उसके कोने फटे फटे से थे। जब देविका उस तस्वीर को जमीन पर पड़ा देखी तो उसे धीरे से अपने हाथों से उठाते हुए सोची, ये किस चीज़ की फोटो हो सकती है और रचना ने इसे इतना संभाल कर क्यों रखा है। और जैसे ही देविका उस फोटो को पलटाती है, उस तस्वीर को देख बिल्कुल ही हैरान रह जाती है। दरअसल वो फोटो और किसी की नहीं बल्कि आलोकनाथ की ही थी, जिसे रचना हमेशा अपने पास बहुत ही संभाल कर रखी थी। जब देविका ने देखा कि रचना के बक्से में आलोकनाथ की फोटो है और वो भी इतना पुराना, तो उसे कुछ समझ नहीं आया और वो उस फोटो को लेकर तुरंत नीचे रचना को ढूंढने चली गई। चूंकि रचना इस वक्त घर पर नहीं थी तो इसीलिए वो आलोकनाथ के पास जाते हुए बोली, सुनिए, मुझे आपको कुछ बताना था। श्रीमती जी, आप पहले यहाँ आ जाइए, क्या बात है? आप कुछ परेशान सी लग रही है। देविका आलोकनाथ के पास जाकर एक कुर्सी पर बैठते हुए बोली, हाँ मैं थोड़ा परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पहले आप ये पानी पीजिए। वही बगल में टेबल पर पानी का ग्लास रखा था, वो उठाकर देविका की ओर बढ़ाते हुए बोले, उसके बाद मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है जिसकी वजह से आप इतनी परेशान दिख रही है।
देविका आलोकनाथ की बात मानकर पानी पी लेती है और उसके बाद एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, क्या आप रचना को पहले से जानते हैं? ये आप क्या कह रही है? मैं भला उस लड़की को पहले से कैसे जान सकता हूँ? वो तो जब से करण बेटा उसे इस घर में लाया है तब से ही मैं भी उसे जानता हूँ, लेकिन आज आप मुझसे ये सवाल क्यों किया? वही तो, जब आप उससे कभी मिले ही नहीं है तो उसके बक्से में आपकी इतनी पुरानी तस्वीर क्या कर रही है, वो भी उसने इतने संभाल कर रखी है। आलोकनाथ जी बोले, क्या रचना ने मेरी फोटो अपने पास रखी है? पर वो मुझे जानती कैसे है? दिखाओ तो। ये बोलकर देविका के हाथ से वो तस्वीर लेकर देखने लगता है। अरे हाँ, ये तो मेरी लगभग 30 साल पुरानी तस्वीर है जो मुझसे गलती से कहीं खो गई थी, लेकिन ये फोटो उसके पास आई कहाँ से, और उसने इसे अपने पास अभी तक संभाल कर रखा क्यों है? इस पर देविका भी टेंशन भरी आवाज में बोली, वही तो जी, मुझे भी तो यही बात परेशान कर रही है। तब आलोकनाथ देविका के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे सांत्वना देते हुए बोले, अच्छा अब आप इतना परेशान मत होइए, ये सब सोचकर जब रचना घर आएगी तो हम सीधे उसी से बात कर लेंगे, ठीक है? इस पर देविका भी हामी भर दी। लगभग समय शाम का हो चुका था, करण भी घर आ गया था और नव्या भी अपने स्कूल से घर आकर अपने रूम में टीवी देख रही थी। रानी करण के लिए चाय लेकर अपने रूम में गई थी, तभी रचना बाहर के दरवाजे से अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी उसको अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दिया, और वो आवाज और किसी की नहीं देविका की थी, जो रचना के आने का ही वेट कर रही थी। जब रचना पीछे पलटकर देखी तो वहां देविका और आलोकनाथ खड़े थे। रचना अपने कदम उन दोनों के ओर बढ़ाते हुए बोली, आंटी आपने मुझे बुलाया, कोई काम था क्या मुझसे? एक सादगी भरी आवाज में बोली। तब देविका भी थोड़ा आगे बढ़ते हुए बोली, आज मैं तुम्हारे कमरे में तुमसे कुछ लेने गई थी पर तुम मुझे वहां नहीं दिखी, तो मैंने खुद से ही वो सामान ढूंढना शुरू कर दिया, पर मुझे जो चाहिए था वो तो नहीं मिला, पर गलती से तुम्हारी वो पुराना बक्सा नीचे गिर गया और मुझे उसमें से ये तस्वीर मिली। रचना देविका के हाथ में वो तस्वीर देखकर पूरी तरह से घबरा गई थी और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोलने की कोशिश कर रही थी और बोली, आंटी ये रचना मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हारे पास इनकी इतनी पुरानी तस्वीर क्या कर रही है, और तुम ये इतनी देर से क्या ये वो कर रही हो? आंटी ये तस्वीर मुझे अपने बस्ती में मिली थी, पता नहीं वहां पर ये फोटो कैसे पहुंची थी, पर जब मैंने ये तस्वीर देखी तो उठा ली और गलती से बक्से में रख दी। उस दिन के बाद से मैंने कभी बक्से की सफाई नहीं की थी, तो हो सकता है वही बक्सा आपसे गिरी होंगी। मैं तो आप लोगों को जानती भी नहीं थी, तो इस फोटो को संभाल कर क्यों रखूंगी? ये तो बस ऐसे ही रखा गया था मुझसे। रचना की बात सुन देविका के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई और वो बोली, वही तो मुझे भी यही बात कब से परेशान कर रही थी कि तुम इनका फोटो अपने पास क्यों रखी हो। तभी आलोकनाथ बीच में बोल पड़े, चलो अब तुम्हारी परेशानी तो खत्म हुई कम से कम। तब देविका बोलती है, हाँ अब जाकर मुझे चैन आया। इसी बीच रचना मन ही मन थोड़ा राहत भरी सांस लेते हुए भगवान को थैंक्स बोली और वहां से चल पड़ी। अभी रचना जाने ही वाली थी कि तभी वहां रानी और करण आते हुए बोले, रुको रचना। उन दोनों को अपने इधर आते हुए देख रचना को कुछ समझ नहीं आ रहा था और देविका भी वहीं से पूछी, क्या बात है रानी बेटा? तब रानी रचना के पास आते हुए बोली, देविका आंटी अभी रचना ने जो कुछ भी आपको बताया वो सब एक झूठ है। देविका रानी की बात सुनकर हैरानी के साथ बोली, क्या? ये तुम क्या बोल रही हो रानी? रानी की बात को सुनकर मन ही मन रचना भी एकदम ही घबरा गई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं रानी को उसकी सच्चाई के बारे में पता तो नहीं चल गया, लेकिन वो अपने चेहरे पर एकदम शांत भाव बनाए खड़ी थी। हाँ देविका आंटी, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। रचना ये फोटो बस ऐसे ही अपने पास नहीं रखी हुई है, बल्कि इसके पीछे कारण है। देविका रानी के बातों से परेशान होते हुए बोली, तुम क्या कहना चाह रही हो रानी? प्लीज, मुझे तुम्हारी बातों से बहुत डर लग रहा है। रानी देविका के पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं जो आज आप सबको बताने वाली हूँ वो सुनकर आप सबको बहुत ही हैरानी होगी, पर प्लीज आंटी आप खुद को संभालिएगा। पर तुम कहना क्या चाहती हो? रचना अब समझ चुकी थी कि रानी को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए वो ऐसा बोल रही है। इसलिए रचना जल्दी से रानी के पास जाते हुए बोली, प्लीज रानी तुम अब बस करो, क्यों आंटी को परेशान कर रही हो? इस पर देविका रचना को रोकते हुए बोली, नहीं रचना, मुझे भी सच जानना है कि आखिर रानी क्या बताना चाहती है। आंटी ये रचना और कोई नहीं बल्कि आलोकनाथ अंकल की बेटी है। रानी की बात सुन वहीं खड़े आलोकनाथ के तो होश ही उड़ गए और देविका जमीन पर गिर गई। इतनी बड़ी बात सुनकर तब करण दौड़कर देविका के पास जाते हुए उसे अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़कर सहारा देते हुए बोलता है, हम जानते हैं आंटी ये बात जानकर सबसे ज्यादा आपको की तकलीफ होगी, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते थे कि ये सब बात जानते हुए भी हम रचना के साथ अन्याय होने दे। रानी और करण देविका को बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो तो जैसे सुन नहीं पड़ गई थी।
थोड़ी देर में वो वहां से उठी और दौड़कर अपने रूम में जाकर दरवाजा अंदर से बंद करके जोर जोर से रोए जा रही थी और सामान भी इधर उधर फेंके जा रही थी। रानी बहुत कोशिश कर रही थी कि देविका अपने कमरे का दरवाजा खोले, पर जब वो थक गई तो करण को आवाज लगाई। करण भी वहां दौड़ा हुआ आया और रानी से पूछा, क्या हुआ आंटी जी, अभी तक दरवाजा नहीं खोली है? इस पर रानी घबराते हुए बोलती है, नहीं करण जी, देखिए ना, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि आंटी दरवाजा खोल दे, पर वो मान ही नहीं रही है। आप दरवाजा को तोड़ दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आंटी गुस्से में कुछ गलत कदम उठा ले। इस पर करण रानी की बात मानते हुए दरवाजा तोड़ने लगता है और कुछ ही देर में दरवाजा का लॉक टूट जाता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। जब रानी दरवाजा खुलने के बाद अंदर गई तो देविका को देख उसके आंखों से आंसू अपने आप निकलने लगे, क्योंकि देविका ये बात सहन नहीं कर पा रही थी कि उसका पति उसको धोखा दिए है। लेकिन फिर रानी उनके पास जाकर उन्हें अपने सीने से लगा लेती है और बोलती है, प्लीज आंटी, आप अगर ऐसे हिम्मत हार जाएंगी तो ये घर फिर से बिखर जाएगा। मैंने आपके सामने ये सच्चाई इसलिए नहीं लाई कि आप अपने आप को ही तकलीफ पहुंचाओ, बल्कि मैंने रचना के बारे में सोचकर ये सब आप लोगों को बताया है। वो बेचारी तो कभी भी ये चाहती ही नहीं थी कि उसकी सच्चाई कभी किसी को पता भी चले, और न ये चाहती थी कि उसके कारण इस घर में उलझने हो, इसीलिए तो वो यहाँ से जल्द चले जाना चाहती थी। एक बात और आंटी जी, ये बात आलोकनाथ अंकल को भी नहीं पता था कि उनकी एक बेटी भी है। रानी देविका को बताती है कि रचना आलोकनाथ की बेटी है, ये बात उन्हें भी नहीं पता था। ये बात सुनकर देविका रानी की तरफ हैरानी से देखने लगी और उससे पूछी, ये तुम क्या कह रही हो रानी? रचना के बारे में उन्हें पता नहीं था, पर यह कैसे हो सकता है? मुझे जब रचना पर शक हुआ था ना, तो मैं धारावी गई थी उसके बारे में पता लगाने के लिए। वहीं पर मुझे इस सच्चाई का पता चला था और ये भी मालूम हुआ था कि अंकल जी एक लड़की को बचाने के मकसद से उस बस्ती में चले गए थे। पर रात में दोनों एक साथ रुके थे और अपने कदम को रोक नहीं पाए थे। लेकिन वो लड़की कभी भी अंकल जी को फोर्स नहीं की कि वो उससे शादी करे, बल्कि उस दिन के बाद से वो कभी भी अंकल से मिली भी नहीं थी और उनको ये भी नहीं बताई थी कि उनकी एक बेटी भी है। वो बेचारी हमेशा अकेले ही रचना की हर जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश की है। जब वो आखिरी सांस गिन रही थी तब भी उसने रचना को यही बोला था कि ये बात हम लोगों में से कभी भी किसी को पता ना लग पाए। देविका रानी की बात सुन बोली, मुझे रचना से कोई भी नाराजगी नहीं है और मैं उसे अपनाने के लिए भी तैयार, बुरा लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। ये बात आलोकनाथ वही दरवाजा पर खड़े सुन रहा था और सुनकर दरवाजे पर से ही लौटने लगा, लेकिन तभी रानी की नज़र उन पर चली गई और रानी मन ही मन बोली, मुझे पता था कि ये सच्चाई जानकर आप दोनों के रिश्ते में दरार आ जाएगी, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी, आप दोनों को फिर से एक करके ही रहूंगी। इधर बेचारी रचना अपने कमरे में बैठे बैठे फुट कर रोया जा रही थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से उन दोनों के रिश्तों में दरार आ गई है, जिसके लिए वो खुद को दोषी मान रही थी। अब तो रचना को लग रहा था कि कहीं ये बात जानकर कि वो आलोकनाथ की बेटी है सब उससे नफरत न करने लगे। यही सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अगली सुबह आज देविका रानी के साथ नव्या के कमरे में सोई थी, क्योंकि वो उस बात को भुला नहीं पा रही थी कि आलोकनाथ ने उसके साथ धोखा किया है। सभी जग चुके थे। रानी भी डेली की तरह ही चाय बनाकर सभी को दे दी। रचना अभी भी अपने गेस्ट रूम में सोई ही थी। शायद रात को बहुत देर तक वो और उसके आंसू जगे थे और इसीलिए उसकी आंखें अभी खुली नहीं थी। रानी भी यही सोचकर उसे अभी उठाना ठीक नहीं समझा और उसको चाय देने नहीं गई। सभी चुपचाप अपना अपना काम कर रहे थे। रानी भी करण के लिए चाय लेकर ऊपर अपने रूम में गई। करण ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। चूंकि घर में सभी दुखी थे इसलिए रानी भी अंदर से तो बहुत ही दुखी थी, लेकिन फिर भी सभी को समय पर चाय नाश्ता दे रही थी। रूम जाकर रानी ने टेबल पर करण की चाय रखते हुए बोली। रानी उदास भरी आवाज के साथ बोली, करण जी आपकी चाय। रानी की आवाज सुनकर ही करण भांप गया कि रानी इन सब को लेकर बहुत ही दुखी है। इसीलिए वो रानी की तरफ बढ़ते हुए आया और रानी का हाथ पकड़कर उसे बेड के पास लाकर बिठाया और बोला, मैं जानता हूँ रानी की कल जो भी हुआ है हमारे घर में उस सब से तुम बहुत ज्यादा ही अपसेट हो, पर हमें तो फिलहाल खुश होना चाहिए कि देविका आंटी रचना से नफरत नहीं करती है और उसे अपनाने में भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, अंकल जी को माफ नहीं की है वो अभी तक, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो दिन भी बहुत जल्द ही आएगा जब वो दोनों फिर से एक साथ होंगे। रानी करण की बात सुनकर उसके गले से कसकर लिपट जाती है और बोलती है, थैंक यू सो मच करण जी, मुझे इतने अच्छे से समझने के लिए। रानी की बात सुन करण भी उसे अपने गले से कसकर लगाए रखता है और कहता है, तुम मेरी बीवी हो और मैं हमेशा यही चाहूंगा कि तुम्हारी परेशानी को मैं कुछ कम कर सकूं। वैसे अब तुम मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही हो। सोच लो अगर मैं एक बार शुरू हो गया तो बहुत मुश्किल होगा। करण की ये बात सुन रानी के चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल आ गया और वो बोली,
अच्छा तो ये बात है, फिर मैं भी देखती हूँ कि आप ऑफिस कैसे जाएंगे, क्योंकि मैं तो आपको ऐसे ही पकड़े रहूंगी। तब करण भी उसके पास आते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी रानी उसे अपने से थोड़ा धक्का देते हुए कहती है, चुपचाप ऑफिस जाइए आप भी ना। फिर करण उठकर जाने लगता है। तभी रानी पीछे से बोलती, 1 मिनट रुकिए। रानी के बोलने पर करण रुक जाता है और पूछता है, अब क्या हुआ। लेकिन इस बार रानी कुछ नहीं बोलती है और करण के पास जाकर उसके होंठ पर एक बहुत ही प्यार भरा किस करके बोलती है, अब आप जा सकते हैं। रानी द्वारा किए गए किस से करण भी खुश हो जाता है और बोलता है, तुम्हें याद था। तब रानी बोलती है, मुझे आपकी हर बात याद है। हाँ, अभी हमारी लाइफ में थोड़ा परेशानी जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपने रिश्ते पर ध्यान ही ना दें। ये बात सुनकर करण रानी को फिर से गले से लगा लेता है और कुछ देर के बाद ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर छवि आज थोड़ा लेट से उठी थी क्योंकि आज संडे है। जब वो उठी तो उसे याद आया कि आज तो वो नव्या के घर जाने वाली थी, इसीलिए अपना सारा काम जल्दी जल्दी पूरी करी और नायक ठाकुर के पास जाकर उनके गले से लगते हुए गुड मॉर्निंग बोलती है। क्या बात है, आज मेरी प्रिंसेस इतनी जल्दी क्यों जग गई, जबकि आज तो संडे है। पापा, मुझे आज अपने एक स्टूडेंट के घर पर जाना है, उसने मुझे बहुत ही प्यार से इनवाइट किया है। पर आज तो राघव नहीं आए हैं, क्या आपने उनको बोला था कि आज भी आपको ड्रॉप और पिक कर ले। छवि नायक ठाकुर की बात सुन मन ही मन तो बहुत ज्यादा ही खुश हो रही थी, पर जाहिर ऐसे कर रही थी कि उसे राघव के साथ जाने का मन नहीं है। फिर बोली, क्या पापा, आज तो कम से कम मुझे अकेले जाने दीजिए, हमेशा आप मेरे साथ उसको क्यों भेज देते हैं, प्लीज पापा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कहीं भी बाहर जाना है तो आपको राघव के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी जान को फिर से खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। इस पर छवि अपना मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है, आपको जो सही लगे, लेकिन मैंने कल उसे नहीं बताया था कि मुझे आज भी बाहर जाना है, तो आप कॉल करके बोल दीजिए उसे। तब नायक ठाकुर अपना मोबाइल निकाल कर राघव को कॉल करता है। चूंकि आज संडे था तो राघव भी अभी तक सो रहा था, शायद इसीलिए उसको अपना मोबाइल का रिंग सुनाई नहीं दे रहा था और गहरी नींद में सोया हुआ था। जब एक दो बार नायक ठाकुर के रिंग करने पर राघव कॉल नहीं उठाता है तो नायक ठाकुर छवि से बोलते हैं, छवि बेटा, राघव बेटा तो कॉल ही नहीं उठा रहे हैं, लगता है कि वो अभी तक सोए हुए ही है। छवि नायक ठाकुर की बात सुन मन ही मन एक मस्ती सूझी और बोली, पापा, मैं राघव के रूम पर तो जा ही सकती हूँ ना, वो तो हमारे होटल से कितनी पास है। मैं जाकर उसे जगाती हूँ और फिर वहीं से नव्या के घर जाने के लिए निकल जाऊंगी। नायक ठाकुर कुछ देर सोचते हुए वहीं खड़े रहे, फिर बोले, शायद ये ठीक रहेगा, ठीक है आप जाइए। नायक ठाकुर द्वारा मिली परमिशन से छवि बहुत ही खुश हो गई और अपने घर से निकलकर राघव के घर की तरफ चल दी। चूंकि राघव को नायक ठाकुर ने अपने होटल के पास ही रूम दिलाया था तो छवि को कुछ ज्यादा समय नहीं लगा उसके घर पर पहुंचना में। वहां पर पहुंचकर छवि रुक गई और मन ही मन बोली, अगर मैं दरवाजा का बेल बजाऊंगी तो राघव की नींद टूट जाएगी, लेकिन अगर मैं खिड़की के रास्ते अंदर गई तो उसे पता भी नहीं चलेगा। ये सोचकर छवि झट से खिड़की की तरफ गई और धीरे से उसकी कुंडी को अपने हाथों से खोल दिया, फिर अंदर पहुंच गई। घर के अंदर पहुंचकर छवि बहुत ही खुश थी। अब वो राघव का कमरा ढूंढ रही थी। जल्द ही उसे राघव का कमरा दिख गया। जब वो अंदर गई तो 1 मिनट के लिए तो उसकी सांसें ही थम गई, क्योंकि राघव अपने बेड पर वो भी बिना शर्ट के सो रहा था। ये देखकर छवि को खुद पर ही गुस्सा आने लगा और खुद से ही बोली, अब कर इसके साथ मस्ती, ये तो शर्टलेस सोया हुआ है। अगर इसे पता लगेगा कि मैंने इसे ऐसे देखा है तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। लेकिन अब मैं क्या करूं, इसे जगाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो पापा मुझे नव्या के घर जाने का परमिशन नहीं देंगे। अभी छवि अपनी साड़ी का पल्लू मुंह में लिए घबराई हुई इधर उधर देख ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया राघव को जगाने का। छवि अभी सोच ही रही थी कि राघव को कैसे जगाओ कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो राघव की घड़ी में अलार्म लगा कि वही उसके सर की तरफ से रख दी। जब कुछ देर में राघव का अलार्म बजने लगा तो राघव बिना अपनी आंखें खोले ही हाथ से छू छू कर अलार्म लेके उसे ऑफ कर देता है, फिर वहीं घड़ी रख सो जाता है। छवि फिर से उसके पास से चुपके से घड़ी ली और फिर अलार्म लगा के वहीं रख दी। राघव फिर से उसे उसी तरीके से बंद करते हुए सो जाता है। जब एक दो बार राघव के साथ ऐसा हुआ तो राघव को कुछ अजीब लगा कि मैं तो अलार्म बंद कर देता हूं तो फिर ये शुरू कैसे हो जाती है। इसीलिए इस बार वो अपनी आंखें बंद किए हुए अलार्म बजने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही छवि अलार्म ऑन करके उसके पास रख रही थी, राघव ने झट से उसकी हाथ पकड़ ली और छवि खुद को संभाल नहीं पाए और राघव के ऊपर गिर पड़ी। जब राघव ने अपने सामने छवि को देखा तो पहले तो वो उसे देखता ही रह गया और उसे लगा कि वो सपने में उसे देख रहा है, इसीलिए वो उसे बोलता है, क्या यार अब तुम मेरे सपने में भी आने लगी, वैसे कल तुम एकदम हॉट लग रही थी। राघव के मुंह से ये सब बातें अपने लिए सुनकर छवि ना चाहते हुए भी बहुत खुश हुए जा रही
थी और उसके चेहरे को बड़े प्यार से निहारे जा रही थी। जब कुछ देर तक राघव को छवि वैसे ही दिखाई दे रही थी तो वो उसके चेहरे को अपने हाथों से टच करके देखने लगा। जब उसे ये एहसास हुआ कि छवि सच में उसके ऊपर है तो वो झट से अपने ऊपर पर से छवि को हटाने लगा। तब तक छवि को भी ये एहसास हो गया था कि वो अभी तक राघव के ऊपर ही गिरी हुई है और वो झट से राघव के ऊपर से उठना चाहिए, लेकिन फिर से वो फिसल गई और राघव के और करीब चली गई। दोनों एक दूसरे के इतने करीब पर कर अपने पर काबू नहीं कर पा रहे थे। राघव छवि के गालों पर अपना हाथ धीरे धीरे फेरते हुए उसके होठों के पास पहुंच जाता है और जब राघव छवि के होठों के करीब जाने लगता है तब छवि झट से उसके ऊपर से संभल कर उठ जाती है और अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोलती है, वो मुझे कहीं जाना था इसीलिए तुम्हें जगाने आई थी, क्योंकि पापा का कॉल तुम रिसीव नहीं कर रहे थे। राघव भी छवि के साथ जो करने वाला था वो सोचकर बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था और जल्दी से बेड पर से उठकर एक शर्ट कबर से निकाल कर पहनते हुए छवि के पास आया और बोला, आई एम रियली सॉरी, वो मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ इसीलिए। राघव की बात सुन छवि थोड़ा शर्माते हुए बोली, अच्छा तो तुम अपने सपने में मेरे साथ ये सब करते हो? तब राघव हड़बड़ाते हुए बोल पड़ा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम 5 मिनट वेट करो, मैं झट से रेडी होकर चलता हूँ। तब छवि बोली, ठीक है, और वहीं बैठ गई। राघव अपने वॉशरूम में चला गया और कुछ देर के बाद नहाकर बाहर आया। जब वो बाहर आया तो उसे छवि कहीं पर भी नहीं दिखी। राघव छवि को ना देखकर उसे इधर उधर ढूंढने लगा और जब वो अपने रसोई में पहुंचा तो दंग रह गया, क्योंकि छवि उसके रसोई में नाश्ता बना रही थी। उसका ये रूप देखकर राघव एकदम हैरान था। जब छवि की नज़र राघव पर पड़ी तो वो हंसते हुए बोली, क्या ऐसे क्या देख रहे हो? इस पर राघव रसोई के अंदर आते हुए बोला, मुझे तो लगा था कि तुम्हें ये सब नहीं आता होगा, पर तुम तो बहुत टेस्टी खाना बना लेती हो। तब छवि एक प्लेट में आलू पूरी और अचार निकालकर राघव की तरफ बढ़ाती हुई बोली, ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है या फिर कुछ और, पर मुझे सिर्फ रसोई में अपना लाइफ नहीं बिताना है, इसीलिए मैं हमेशा खाना नहीं बनाती हूँ। आज तुम बिना खाए ही मेरे साथ जाने वाले थे, इसीलिए मैंने सोचा जब तक तुम तैयार हो रहे हो तब तक कुछ बना दूं, इसीलिए बिना तुमसे पूछे ही तुम्हारे रसोई घर में आ गई। तब राघव छवि को थैंक यू बोलते हुए कहता है, आज बहुत दिनों के बाद मैं टेस्टी खाना खा रहा हूँ, वरना तो दिन काटने के लिए कुछ भी बना लिया करता था। लो ना, तुम भी खाओ, तुमने नाश्ता किया है या नहीं? तब छवि बोलती है, हाँ किया तो था, पर मुझे फिर से भूख लग गई है, अगर तुम अपने में से थोड़ा देना चाहो तो मैं भी खा लूंगी। फिर वो दोनों एक ही प्लेट में नाश्ता कर नव्या के घर जाने के लिए निकल गए। इधर रिक्की, जो अपनी गलती के लिए जेल में सजा भुगत रहा था, अपने अच्छे बर्ताव के कारण जेल से जल्द ही छूट गया और अब वो पहले की तरह ही फिर से अपनी लाइफ को एक सही दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। जेल से छूटने के बाद वो सबसे पहले अपना घर गया, जहां पर उसकी बहुत सारी अच्छी बुरी यादें थी। अपने घर में जाकर वो उन यादों को एक कुर्सी पर बैठे बैठे सोच रहा था, तभी उसके घर में कुछ गिरने की आवाज आए और जब रिक्की कुर्सी पर से उठकर पीछे गया तो वहां पर एक बच्चा था जो कुछ चुरा कर भागने की कोशिश कर रहा था और उसी कोशिश में वो नीचे गिर गया। जब रिक्की उस बच्चे को नीचे गिरे हुए देखा तो वो झट से उसके पास जाकर उसे उठाते हुए बोला, कहीं चोट तो नहीं ना लगी? तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे पहुंचे? इस पर वो छोटा बच्चा बोला, भैया मेरा नाम राज है, मेरे माँ बाबा नहीं है, मैं जिस जगह पर रहता हूँ वहाँ वो गुंडे लोग हम जैसे कई बच्चे से यही सब काम करवाते हैं और अगर हम मना करते हैं तो हम सबको बहुत मारते भी है। उन लोगों ने ही मुझे यहाँ पर चोरी करने के लिए भेजा था। मैं आपके घर के पीछे के दरवाजे को तोड़कर घर आया था। उस बच्चे की बात सुन रिक्की थोड़ा भावुक हो गया और उसके गले से लग गया। कुछ देर के बाद उसे अपने से अलग करते हुए बोला, आज के बाद से तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम स्कूल जाओगे। तब राज रिक्की के चेहरे की तरफ एक आस भरी नजरों से देखते हुए पूछता है, क्या आप सच कह रहे हैं भैया? इस पर रिक्की बोलता है, हाँ बिल्कुल। फिर रिक्की अपने रसोई घर गया और वहां पर से कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा। जब उसे वहां कुछ दिखा नहीं तो फिर वो राज को स्लेट पर बिठाया और बोला, तुम यहाँ पर बैठो, मैं फटाफट से हम दोनों के लिए खाने को कुछ बनाता हूँ। राज हंसते हुए बोला, भैया आपको खाना बनाना आता है, आप खुद बना रहे हैं, इसका मतलब आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, हाँ ना? चुटकी बजाते हुए बोला। रिक्की राज की बात सुन एकदम चुप हो गया। जब राज ने रिक्की को एकदम चुप देखा तो उसे लगा कि शायद उसके मजाक करने से रिक्की भैया को बुरा लगा है, इसीलिए वो अपने दोनों कान को अपने हाथों से पकड़कर मासूमियत के साथ बोला, सॉरी भैया, आपको मेरी बातों का बुरा लगा ना? रिक्की, जो राज की शादी वाले मजाक से थोड़ा दुखी हो गया था और अपने शादी के बारे में सोचने लगा था, राज के माफी मांगने पर उसके दोनों हाथ कान पर से हटाते हुए बोला, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। अब चलो हम जल्दी से खाना बनाते हैं, मेरे पेट में भी भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं।
फिर दोनों मिलकर खाना बनाने लगा। रिक्की खाना बना रहा था और राज उसकी मदद कर रहा था। इधर छवि नव्या के घर के बाहर पहुंच चुकी थी। राघव उसे वहां पर उतारते हुए बोला, तुम जाओ अपनी स्टूडेंट के घर, तब तक मैं ऑफिस का कुछ काम बाकी था वो निपटा लेता हूँ। छवि, अरे तुम भी चलो ना अंदर, मैं भी तो यहाँ पहली बार ही आ रही हूँ, तुम साथ में रहोगे तो थोड़ा अनजान सा नहीं लगेगा। प्लीज छवि, मुझे फोर्स मत करो, मेरा काम है तुमको साथ में लाना और ले जाना, बाकी का तुम खुद देख लो, मैं तो चला बोलकर बाइक स्टार्ट करके निकल जाता है। बेचारी छवि वहीं बाहर खड़े राघव को जाते हुए देख पीछे से बोलती है, एकदम खड़ूस है, वैसे तो मुझे अपने सपनों में देखता है, और जब मैं सामने से कुछ बोलूं तो लगता है उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, एकदम झाला है, पर जो हो लगता बहुत हैंडसम है। फिर खुद में ही हंसते हुए नव्या के घर के अंदर जाने लगी। अभी वो कुछ दूर ही गई थी कि उसे ऐसा लगने लगा कि वो यहाँ पर पहली बार नहीं बल्कि पहले भी आई है। खुद ही उसके कदम दरवाजे की तरफ चले गए, जबकि उसे नहीं पता था कि दरवाजा किधर है। उसका दिमाग उसके बस में नहीं था। उसे अपनी लाइफ की कुछ पुरानी और धुंधली सी तस्वीरें दिखाई पड़ रही थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उस घर में चारों तरफ उसे ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वही हो। ये सब देख देख कर उसे चक्कर से आ गया और वो वहीं बेहोश हो जमीन पर गिर पड़ी। अभी हॉल में कोई था भी नहीं जो छवि को देख पाता, लेकिन अपने रूम से खेलते खेलते नव्या हॉल की तरफ आए और जैसे ही उसकी नज़र छवि पर पड़ी वो जोर से चिल्ला पड़ी। छवि जैसे ही नव्या के घर पहुंचती है उसे कुछ कुछ धुंधली सी चीजें दिखाई देने लगती है और उसका सर भारी होने लगता है। कुछ ही देर में वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। तभी वहां पर नव्या खेलते खेलते पहुंचती है और जब वो छवि को नीचे गिरी हुई देखती है तो जोर से रानी को आवाज देती है, माँ माँ, इधर आइए जल्दी। नव्या की आवाज सुन रानी, जो कि अभी अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी, घबरा जाती है और दौड़कर नीचे नव्या के पास आते हुए पूछती है, क्या हुआ बेटा, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? रानी को इतना परेशान देख नव्या उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोली, माँ मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, मुझे कहीं कोई चोट नहीं लगी है, आप इधर आओ। और वो रानी को हॉल की तरफ चली गई। वहां छवि को बेहोश पड़ा देख रानी घबरा गई और दौड़कर उसके पास गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी और नव्या के इधर देखकर पूछ भी रही थी, बेटा ये कौन है, हमारे घर में वो भी बेहोश पड़ी है, क्या इन्हें जानती है? माँ यही तो मेरे स्कूल की छवि मिस है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और कल मैंने इन्हें अपने घर पर आने के लिए इनवाइट किया था। अच्छा ये बातें हम बाद में करेंगे, पहले आप जल्दी से दादू को यहाँ बुला लाइए, तब तक मैं इन्हें सोफे पर लिटाती हूँ। रानी की बात सुनकर नव्या दौड़ते हुए आलोकनाथ के पास गई और बोली, दादू। दादू। नव्या को यूं दौड़कर आते देख आलोकनाथ बोले, क्या हुआ नव्या बेटा, आप ऐसे क्यों दौड़ रही है? इस पर नव्या बोली, दादू माँ ने आपको बुलाने के लिए भेजा है, आप जल्दी से हॉल चलिए। नव्या की बात सुन आलोकनाथ झट से उठकर उसके पास आते हुए बोले, क्या बात है बेटा, चलिए, और दोनों हॉल की तरफ चल दिए। जब आलोकनाथ हॉल में पहुंचे और सोफे पर एक अनजान लड़की को बेहोश पड़े देख चौंक गए और रानी की तरफ देखकर बोले, बेटा ये कौन है और ये बेहोश क्यों है? इस पर रानी आलोकनाथ के इधर आकर बोली, अंकल जी मैं आपको सब बताती हूँ, पर आप पहले डॉक्टर को कॉल करिए, देखिए ना इन्हें होश ही नहीं आ रहा है। रानी की बात सुनकर आलोकनाथ अपने मोबाइल से डॉक्टर को कॉल लगाने ही वाला था कि तभी छवि को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। जब रानी ने देखा कि छवि को होश आ रही है तो वो आलोकनाथ से बोली, रुकिए अंकल जी, शायद इन्हें अब होश आ रहा है। और फिर कुछ देर बाद छवि उठकर बैठते हुए बोली, मेरा सर बहुत भारी भारी सा क्यों लग रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तब रानी से उसे अच्छे से सोफे पर बिठाते हुए बोली, मैं नव्या की माँ हूँ और आप यहीं बैठिए, मैं यूँ आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ, हो सकता है उससे आपके सर का ये भारीपन कम हो जाए। इस पर छवि भी हामी भर दी और अपने सर को अपने हाथों से पकड़े हुए थोड़ा थोड़ा दबा रही थी। छवि अभी भी अपने चारों देख देख कर परेशान हुए जा रही थी, क्योंकि उसे उस घर का हर जगह पता थी पहले से ही, जबकि वो वहाँ पहले कभी गई भी नहीं थी। जब छवि को ये सब बस एक इत्तेफाक लगा तो वो सोची कि एक बार मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे सच में इस घर का हर कोना मालूम है। यही सोचकर उसने नव्या से बोला, जो वहीं पर बैठकर अपने गुड़िया के साथ खेल रही थी, बेटा मुझे पानी पीनी थी तो मैं आती हूँ पानी पीकर मिस मेला देती हूँ, आपका तो तबीयत खराब है ना, बड़े ही मासूमियत के साथ बोली। छवि नव्या की बात सुन हंस पड़ी और बोली, नहीं बेटा अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और तुम यहीं पर खेलो, मैं यूँ गई और यूँ आए। ओके ठीक है मिस।
नव्या को तो बहला लिया। छवि अपने मन में सोच रही थी, पर क्या सच में मुझे पता है कि इस घर का रसोई किधर है? और यही सब बात सोचते सोचते छवि एकदम रसोई के सामने जा पहुंची। जब सामने रसोई आया तो छवि तो इस बात का पक्का यकीन हो गया कि हो ना हो मेरा इस घर से कुछ तो रिश्ता है, वरना मुझे यहाँ की एक एक बात कैसे पता रहती। लेकिन फिर भी वो अपने मन को शांत करती हुई रसोई के अंदर पहुंच गई और रानी जो वहां चाय बना रही थी उसे देखकर छवि के मुंह से अनायास निकल गया, चाय में थोड़ा अदरक डाल दीजिए, चाय का स्वाद और बढ़ जाएगा। छवि के मुंह से ये शब्द सुनकर रानी के मानो होश ही उड़ गए, क्योंकि जब कभी भी रानी चाय बनाती थी तो पिया भी उसे ऐसे ही बोला करती थी कि चाय में थोड़ा अदरक डाल दो। छवि की बात सुने इस समय रानी को एकदम से ऐसा ही लगा कि सामने उसकी पिया दीदी खड़ी है और वो दौड़कर छवि के गले लग गई। जा कुछ देर तक रानी ऐसे ही छवि के गले लगी रही। तब छवि को थोड़ा अजीब लगा और वो रानी को अपने से अलग करते हुए बोली, क्या हुआ, आप ऐसे मेरे गले क्यों लग गई? जब छवि की आवाज रानी के कान में पहुंची तब जाकर रानी को समझ में आया कि वो अभी जो सोची वो उसके मन का भ्रम था। फिर खुद को संभालते हुए छवि से बोली, कुछ नहीं, बस आपने अभी जो चाय में अदरक वाली बात कही ना, मेरी दी भी बिल्कुल ऐसे ही बोलती थी, उसी की याद आ गई। रानी की बात सुन छवि थोड़ा सेड होते हुए बोली, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी तकलीफ बढ़ गई। नहीं नहीं, मुझे आपकी वजह से कोई भी तकलीफ नहीं हुई है, बल्कि आपने मुझे मेरी पिया दीदी का याद दिलाया है। कम से कम आपके बहाने ही सही एक पल को ऐसा तो लगा कि मेरे सामने वही है। वैसे आपकी दीदी है कहाँ? छवि थोड़ा गंभीरता के साथ पूछी। रानी छवि की बात सुन रानी के चेहरे पर एक उदासी सी आ गई और वो बोली, मेरी दीदी अब इस दुनिया में है ही नहीं। एक प्लेन क्रैश में उनका और जीजू का देहांत हो गया। इस बात से हमारा घर पूरा बिखर चुका था। बहुत दिनों के बाद अब सब फिर से अपनी जिंदगी जीने लगे हैं। छवि की आंखें नम हो गई थी रानी की बात सुन, लेकिन फिर भी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे ये तो नहीं पता कि ये सब क्यों हुआ, लेकिन मेरा यकीन मानिए वो जो ऊपर गॉड बैठे हैं ना, वो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। छवि की संतावना भरी बातों को सुनकर रानी को थोड़ा राहत फील हुआ, लेकिन वो फिर छवि को देखते हुए बोली, अरे मैं भी ना, आपकी तबीयत पहले से ही इतनी खराब है और मैं हूं कि अपनी बातें लेकर बैठ गई। आप चलिए, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। वैसे भी आपसे नव्या के बारे में भी तो जानना है कि वो कैसे अपने पढ़ाई के रही है, पढ़ने में कैसी है। इस पर दोनों हंस पड़े और रसोई से निकलकर बाहर हॉल में आकर बैठ गए। रानी ने छवि को चाय का कप देते हुए बोली, वैसे आप चाय तो पीती है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा मन रखने के लिए आप चाय पी रही है? छवि ने रानी के हाथों से झट से चाय का कप लेते हुए एक चुस्की भरी घूंट लेते हुए बोली, नहीं रानी जी, मुझे तो चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं जब कभी भी उदास होती हूँ तो चाय ही मेरा साथी होता है। और हंसने लगी। ऐसे ही बहुत सारी बात करी रानी और छवि ने। फिर शाम का समय हो गया तो राघव गेट के बाहर अपनी बाइक लेकर पहुंच गया और हॉर्न देने लगा। तब छवि बोली, अब मैं चलती हूँ, मेरा फ्रेंड आ गया है मुझे लेने। इस पर रानी बोली, आपका फ्रेंड अंदर क्यों नहीं आए? आप उन्हें भी अंदर बुला लीजिए, सिर्फ चाय पी लेंगे। इस पर छवि बोली, नहीं डॉट 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 नहीं, वो नहीं आएगा, हम फिर मिलने आएंगे। वैसे भी यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। पता नहीं आप लोग मुझे अपने से लगे। वैसे मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। शायद मुझे भी आप अपनी सी लगी, पर जो भी हो आप हमसे मिलने फिर से जरूर आइएगा। आपसे मिलकर मुझे बहुत ही सुकून मिला है। आपके साथ कुछ देर रही, लेकिन फिर भी लगता है कि हम कितने समय से साथ में रहे हो। फिर छवि नव्या को बाय बोलकर घर से निकल जाती है। नव्या भी छवि को बाहर तक ड्रॉप करने के लिए आ जाती है। जब छवि राघव के पास पहुंचती है तो राघव उससे पूछता है, तो कैसा रहा आज का दिन? सबसे बेहतर। पहले तो मुझे लगा कि मैं उस घर को जानती हूँ, और पता नहीं मेरा सर भी बहुत जोर से दुखने लगा और मैं बेहोश होकर नीचे गिर गई। लेकिन फिर रानी, जब मुझे होश आया तो उसके बाद हम सबने बहुत सारी बातें करी। नव्या की माँ रानी से तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई है। हाँ, तुम लड़कियों में तो यही एक खासियत है, जहाँ भी जाओ तुरंत दोस्त मिल जाते हैं। और हंसने लगा। मिस्टर, जरा सोच कर बोलो, मैं हूँ ही इतनी अच्छी कि सब मेरे दोस्त बन ही जाते हैं, समझे? हाँ हाँ बिल्कुल समझ गया। अब नौटंकी करना बंद करो और बैठो। जब वो दोनों बाइक पर जाने लगे तभी नव्या को फिर से एक बार रवि दिखा। वो जब तक दौड़कर गेट के बाहर पहुंची तब तक वो दोनों निकल चुके। नव्या वहीं खड़ी खुद से ही बोली, मैं माँ को जाके बताती हूँ कि मैंने अभी फिर से रवि चाचू को देखा है, और भागकर घर के अंदर चली गई। छवि और राघव नव्या के घर से निकल जाते हैं, लेकिन नव्या फिर से एक बार राघव को देख लेती है और दौड़कर रानी को बताने घर के अंदर चली जाती है। नव्या सीधे दौड़कर रानी के कमरे में जा पहुंची और हाफते हाफते बोली, माँ। अरे नव्या बेटा, तुम हमेशा इधर उधर दौड़ती क्यों रहती है? अगर आप गिर जाएंगी तो आपको चोट लग जाएगी ना। माँ,
मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो, क्या बताना है आपको? और अपना कुछ काम करने लगी। माँ पहले आप मेरी बात सुनिए, फिर अपना काम कर लीजिएगा, रानी का हाथ पकड़कर बोली। अच्छा ठीक है, बताइए, अब मैं आपकी बात यहाँ पर बैठकर सुनूंगी, बोलकर बेड पर बैठ गई। नव्या रानी के इधर देखकर बोलती है, माँ आज जब मैं छवि मिस को बाहर तक छोड़ने गई थी ना, तो मैंने फिर से रवि चाचू को देखा, वो भी जिसके साथ छवि मिस जा रही थी वही रवि चाचू थे। नव्या की बात सुनकर रानी चौंक गई और नव्या को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोली, बेटा आप क्या बोल रही है? एक बार आप पहले भी ऐसा ही बोली थी और आज फिर से। तब नव्या ने रानी के चेहरे को देखते हुए पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोली, मैं बिल्कुल ही सही बोल रही हूँ माँ, और उस दिन भी मैंने सही में रवि चाचू को देखा था। नव्या को इतने कॉन्फिडेंट होकर बोलते हुए सुनकर रानी बोली, अगर आप फिर से यह बात बोल रही है तो जरूर इसमें कोई ना कोई तो बात है। कल मैं खुद आपके स्कूल जाकर छवि जी से मिलती हूँ और पता करने की कोशिश करती हूँ कि वो किसके साथ आज बाइक पर गई है, पर आप मुझसे एक प्रॉमिस करो कि यह बात घर में आप किसी से नहीं कहोगी। तब नव्या एक स्माइल के साथ बोली, ठीक है माँ, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी और पापा से भी नहीं। इस पर रानी नव्या को गुडगल बोलते हुए गले से लगा लेती है। इधर राघव जिस बाइक से जा रहा था वो बाइक पंचर हो गई और वहीं रुक गई। गाड़ी के रुकते ही छवि ने पूछा, क्या हुआ? तुमने गाड़ी इस सुनसान जगह पर क्यों रोकी है? यहाँ पर कितना खतरा है। अरे यार कुछ देर चुप भी हो जाया करो, मैं क्या तुम्हें पागल दिखता हूँ जो गाड़ी यहाँ पर रोकूंगा? वो गाड़ी की टायर पंचर हो गई है। क्या गाड़ी पंचर हो गई है? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर आसपास तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है जिससे हम मदद भी मांगे। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, अब घर तक कैसे पहुँचे? अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी कुछ आदमी उन दोनों के पास आकर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऐ देखकर छवि तो बहुत ही ज्यादा डर गई और डर के मारे राघव के पीछे छिप गई। राघव छवि को संभालते हुए उन आदमी से पूछा, कौन है आप लोग और यहाँ हमें ऐसे क्यों घेरे हुए खड़े हैं? राघव की बात सुन वो सभी आदमी हंसने लगे और बोले, अरे भाइयों, ये हमसे पूछ रहा है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। एक आदमी बोला, चुपचाप तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो, नहीं तो सोच लो। वो अपनी चाकू निकालते हुए बोला। राघव अचानक से उसके हाथ में चाकू देख घबरा गया और घबराते हुए आवाज में बोला, ऐ आप क्या कर रहे हैं? प्लीज इसे दूर करो। फिर अपने हाथ से घड़ी निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। वही आदमी बोला, सिर्फ इतना ही, चल जल्दी से बाइक की चाबी दे। और अपना पर्स भी चाकू को आगे बढ़ाते हुए बोला, देखो मैं सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन तुम पहले चाकू को दूर हटाओ। फिर बाइक की चाबी और पर्स निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। जब उन लोगों ने देखा कि इसका सब कुछ ले चुके हैं तब वो उन्हें बिना कुछ किए वहां से जाने लगे और जाते जाते बोले, हम सिर्फ चोरी करते हैं, जो हमें आराम से सब कुछ दे देता है उसे हम कुछ भी नहीं करते हैं, पर अगर कोई कुछ भी ऐसा वैसा करता है तो ... बोलकर चला गया। उन लोगों के चले जाने के बाद छवि राघव के सामने गुस्से से लाल होकर खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखते हुए बोली, ऐसा सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है, तुम गाड़ी देखकर नहीं चला सकते थे, सिर्फ तुम्हारे वजह से वो हमसे सब लूट कर ले गए। इस पर राघव भी छवि की ओर बढ़ते हुए एकदम प्यार भरे शब्द में बोला, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, भले वो लोग हमारी बाइक लेकर चले गए, अब मैं तुम और सुनसान जगह बहुत मजा आएगा। राघव द्वारा ऐसे शब्द सुनकर छवि एकदम से हैरान हो गई और उससे दूर होते हुए बोली, ऐसा तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? देखो मुझे कराटे सब आते हैं, मेरे करीब आने की सोचना भी मत। बोलकर पीछे खिसकती जा रही थी। राघव भी उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाया जा रहा था। राघव को अपने तरफ यूं बढ़ता देख छवि अब अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी और जब राघव छवि के एकदम नजदीक आ गया तो छवि की आंखें खुद ब खुद बंद हो गए और कुछ देर तक जब छवि को कुछ भी एहसास नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें धीरे से खोली और उसने अपने आगे राघव को ना देखकर पीछे मुड़ी तो देखी कि राघव चला जा रहा था। ये देखकर पहले तो छवि को बहुत गुस्सा आया और वो खुद से ही बोली, कैसा खड़ूस इंसान है ये, एक लड़की को इतने सुनसान जगह में कोई छोड़कर जाता है भला? पर कोई नहीं छवि, तुझे अभी अपने गुस्से पर काबू रखना है, इसकी खबर तो मैं बाद में लेती हूँ। और राघव के पीछे पीछे दौड़कर चल दी। बिना कुछ भी बोले वो चुपचाप से राघव के पीछे पीछे चली जा रही थी। वैसे भी शाम का समय था और कुछ ही देर में रात भी होने वाली थी, तो राघव अपने ठहरने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था ताकि वो इस रात में कहीं सेफ जगह पर रह सके। अभी राघव और छवि कुछ दूर ही चले थे कि उन दोनों की नज़र सड़क से थोड़ा दूर एक झोपड़ी पर पड़ी। उस झोपड़ी को देखकर दोनों पहले एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे और फिर बिना कुछ कहे उस झोपड़ी की ओर चल दिए। दोनों जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए छवि राघव के पास आकर बोली,
यहाँ पर तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। इस पर राघव झोपड़ी के अंदर की तरफ जाते हुए छवि को देखकर बोला, ये तो और भी अच्छा है, ना सिर्फ हम और तुम इस अंधेरी रात में, वो भी एक साथ रहेंगे। राघव की बात सुन छवि गुस्से से उसके पीछे पहुंच गई और बोली, तुम्हें क्या हर वक्त मजाक ही सूझता है? प्लीज, मुझे सच में टेंशन हो रहा है। यहाँ पर कोई है कि नहीं? तभी दोनों झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गए। जब दोनों अंदर गए तो एक कोने में देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठे हुए अपनी आंखों पर जोर दिए हमें ही देख रही थी। जब छवि ने उस औरत को देखा तो आगे बढ़कर उसके पास जाते हुए वही जमीन पर बैठ गई और बड़े ही शांत स्वर में बोली, दादी माँ, क्या ये आपका घर है? बूढ़ी औरत एकदम कमजोर आवाज में बोली, हाँ बेटा, ये मेरा ही घर है। मैं यहाँ पर बहुत दिनों से अकेली ही रहती हूँ, पर तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? बूढ़ी औरत की बात सुन राघव आगे बढ़ते हुए उसके पास गया और गंभीरता के साथ बोला, दादी, वो हमारी गाड़ी कुछ बदमाशों ने जबरदस्ती छीन ली और हमारे सारे पैसे भी। ऊपर से यहाँ कुछ साधन भी नहीं है अभी जाने के लिए, ऊपर से ये घनी रात, इसीलिए हमने आज यहीं कहीं ठहरने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। तभी हमारी नज़र आपकी झोपड़ी पर पड़ी और हम आ गए। क्या हम आज रात यहाँ पर रुक सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम दोनों यहाँ पर आराम से रह सकते हो, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा है। वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छा है, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर छवि और राघव एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे, पर कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोनों को उस बूढ़ी औरत की बात से खुशी महसूस कर रहे थे, पर जाहिर नहीं कर पा रहे थे। इधर रानी भी अपने कमरे में बैठकर जब से नव्या ने रवि वाली बात बताई थी उसी के बारे में सोचे जा रही थी। उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। नव्या की बातों ने कहीं ना कहीं उसके दिल में एक उम्मीद जगा दिया था कि शायद रवि और प्रिया अभी भी जिंदा है, पर फिर अपने सामने की स्थिति देखकर लगता था कि नहीं, ये झूठ है। अब अपनी इस उलझन को वो जल्द से जल्द सुलझाना चाहती थी, इसीलिए वो आज की रात खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। राघव और छवि रात में वहीं रुक गए थे। जो जो रात बीती जा रही थी, रात उतनी ज्यादा ही भयानक होते जा रही थी। छवि एक कोने में बैठी अंदर ही अंदर डरे जा रही थी। कभी किसी जानवर का आवाज सुनाई देता तो कभी मेघ की गरज। इन सब से बेखबर राघव मस्ती से एक चारपाई पर लेटकर अपनी आंखें बंद किए आराम कर रहा था और छवि की डरी भरी आवाज सुन सुन मन ही मन हंस भी रहा था। लेकिन जब कुछ देर तक छवि की कोई आवाज उसके कान में सुनाई नहीं पड़ी तो वो अपना आंख खोलकर उसके तरफ देखता है और जैसे ही उसका नजर छवि पर पड़ती है वो दौड़कर उसके पास जाता है, क्योंकि छवि वही जमीन पर गिरी हुई थी और उसके आंखें भी बंद थे। ये देखकर राघव बहुत ज्यादा ही डर जाता है और उसके सर को अपने गोद में उठाकर उसके हाथ को सहलाते हुए आवाज देता है, छवि, छवि उठो, क्या हुआ तुमको? प्लीज छवि उठ जाओ ना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना डर लग रहा है, ये सारी गलती मेरी ही है। ये सब बोल बोल कर रोने लगा। राघव की ऐसी हालत देख छवि से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वो जोर जोर से हंसने लगी और बोली, देखा मैंने तुम्हें कितना बुद्धू बनाया, बड़ा आया था मुझ पर हंसने वाला। छवि को ऐसे ही अचानक से उठकर बैठे देख राघव बिल्कुल ही हैरान हो गया और उसका गुस्सा तो मानो सातों आसमान छू रहे हो। जब छवि को यूं अपने पर हंसते हुए देखा तो उसको जबरदस्ती पकड़कर दीवार से लगाया और उसके काफी करीब आकर एक दर्द भरी आवाज में बोला, तुम समझती क्या हो अपने आप को? हमेशा तुम मेरे साथ ऐसे ही करती हो। तुम्हें पता भी है अगर तुम्हें सच में कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? डॉट डॉट डॉट। राघव की बात सुन छवि की आंखें एकदम बड़े बड़े हो गए और फिर राघव अपनी आंखें चुराते हुए अपनी बातों को बदलते हुए बोला, वो मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता अंकल जी को? उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। और उसके पास से जाने लगा। राघव को यूं जाते हुए देख छवि से रहा नहीं गया और वो उसका हाथ पीछे से पकड़ ली और पूछी, अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ता? अभी जो तुमने कहा उसका मतलब क्या था? छवि का क्वेश्चन सुन राघव अपनी बात बदलते हुए बोला, मैंने अभी तो बताया कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो और कुछ नहीं। मेरा हाथ छोड़ो और चारपाई पर जाकर सो जाओ, मैं बाहर जाकर सो जाऊंगा। राघव का बात बदला सुन छवि उसके आगे आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब मुझसे प्यार करते हो तो फिर बोलने से क्यों डरते हो? छवि की बात सुन राघव चौंक जाता है और उसके चेहरे को देखता रह जाता है, फिर हकलाते हुए कहता है, ये डॉट डॉट, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। राघव अभी अपनी पूरी बात कंप्लीट कर भी नहीं पाया था कि तभी छवि उसके एकदम करीब आकर उसके होठों पर एक हल्की सी किस करते हुए कमरे से भागकर जाने लगी और जाते हुए बोली, क्या अब भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? और चली गई। राघव वहीं खड़ा उसे देखते रह गया, लेकिन फिर खुद में ही मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हारे सामने मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। लेकिन आज मैं भी अपने दिल की बात तुमसे कहूँगा। ये बोल
कर वो छवि को ढूंढने के लिए कमरे से निकलकर बरामदा पर चला आया, जहां छवि उस बूढ़ी औरत के बगल में लेटी हुई अपनी आंखें बंद किए हुए थी। राघव भी उसके पास पहुंच गया और बिना उसे कुछ भी बोले अपने गोद में उठाकर कमरे में ले आया। छवि उसको ऐसा करते देख हैरान थी और उसको बस चुप चाप देखी जा रही थी। राघव अंदर आकर छवि को उस चारपाई पर बिठा दिया और खुद उसके सामने घुटनों पर बैठकर अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखते हुए बोला, आज चाहे जो भी हो, लेकिन मैं अब तुमसे बिना अपने दिल की बात कहे नहीं रह सकता हूँ। हाँ, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, और आज से नहीं बल्कि जब मैंने तुम्हें पहली बार सड़क गिरने से बचाया था तभी से करता हूँ। उस दिन तुम तो गिरने से बच गई, लेकिन मैं अपना दिल खो बैठा। लेकिन इस बात से हमेशा डर लगता था कि अगर तुम मना कर दोगी तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसी वजह से मैंने तुमसे कभी भी अपने प्यार के बारे में नहीं बताया। राघव बोले जी रहा था और छवि उसकी एक एक बातों से फिसलती जा रही थी। और जब राघव अपनी बात को पूरी कर लेता है उसके बाद छवि उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोली, भले तुम अपना प्यार मुझसे छुपा रहे थे, पर तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए बहुत प्यार देखा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये बात नहीं समझती हूँ? बुद्धू, मैं भी तुमसे पता नहीं कब से पर बहुत बहुत प्यार करती हूँ, और मैं तुम्हारे जैसे हिम्मत वाली नहीं हूँ जो अपना प्यार छुपा लूँ। चलो अब सो जाओ, बोलकर छवि भी सोने के लिए अपना जगह ढूंढने लगी। लेकिन तभी राघव उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में नींद आ रही है? क्या आज रात हम एक साथ नहीं बिता सकते हैं? मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। राघव के ऐसे बोलने पर छवि के सर में अचानक दर्द शुरू हो गया और उसको फिर से कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। लेकिन कुछ ही पलों में उसका दर्द इतना बढ़ गया कि वो अपना सर पकड़कर चारपाई पर बैठती हुई राघव से कहती है, मेरा सर पता नहीं अचानक से बहुत ज्यादा दर्द करने लगा है। प्लीज राघव, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। छवि को ऐसे दर्द में कराहते देख राघव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। और जब उसे कुछ भी नहीं सूझा तो उसने छवि के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसके होठों पर अपना होंठ रख दिया और उसके होठों को बिना सांसें लिए चूमे जा रहा था। छवि को जब राघव का स्पर्श मिला तो उसका दर्द सच में कम हो गया और उसे राघव का किस करना अच्छा लग रहा था। इसीलिए कुछ समय के लिए छवि बिल्कुल ही मदहोश हो गई और बिना राघव को मना किए वो जो कर रहा था उसे करने दी। लेकिन जब छवि को याद आया कि वो क्या कर रही थी तो वो राघव से अपने आप को दूर करते हुए बोली, ये तुमने क्या किया राघव? छवि की बातों से राघव को भी एहसास हुआ कि वो बिना छवि की परमिशन से उसको किस करने लगा था। इसीलिए वो छवि के सामने अपनी दोनों कान पकड़कर बोला, आई एम रियली सॉरी छवि, मैं सच कहता हूँ मुझे तुम्हारा दर्द देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तभी मुझे लगा कि शायद तुम्हें किस करने से तुम्हारा ध्यान दर्द से हटकर इधर आ जाएगा, इसीलिए मैंने बिना कुछ सोचे तुम्हें किस कर लिया। राघव अपने किए पर शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन तभी छवि ने उसके दोनों हाथों को कान पर से हटाते हुए बोली, वैसे मुझे तुम्हारी मेडिसिन पसंद आए, और हंसने लगी। छवि की बात सुनकर राघव का भी चेहरा खिल उठा और वो छवि को अपने सीने से लगा लिया। आज की रात दोनों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की, साथ में वक्त बिताया। अगली सुबह इधर रानी आज सुबह लगभग 4 बजे से ही जग गई थी, क्योंकि रात भर तो उसे नींद ही नहीं हुआ, बस किसी तरह से रात बितानी थी, इसलिए लेटी रही। और जैसे ही 4 बजा वो उठकर अपना डेली रूटीन के हिसाब से वॉशरूम से फ्रेश होकर बिना करण को जगाए नीचे आ गई, क्योंकि अभी 4 ही बज रहे थे तो और कोई जगह भी नहीं था। रानी मंदिर में जाकर पूजा कर ली और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करते हुए बोली है, माता रानी, आपने फिर से मुझ में एक उम्मीद की आस जगाई है, इस बार आप मेरी उम्मीद को मत तोड़ना प्लीज माता रानी। फिर वो रसोई चली गई। वहां पर जाकर जल्दी जल्दी सभी के लिए नाश्ता बना ली। तब तक सुबह के 6 बज रहे थे तो धीरे धीरे सभी जग भी रहे थे, इसीलिए रानी ने लगे हाथों सभी के लिए चाय भी बना लिया और सभी को देते हुए करण को भी देने के लिए कमरे में पहुंची। जब कमरे में गई तो देखी कि करण अभी तक सो रहा है, लेकिन उसके ऑफिस का टाइम भी होने वाला था, इसीलिए उसे भी जागते हुए बोली, करण जी 6 बज चुके हैं, अब जग जाइए, और मैं आपकी चाय यहाँ टेबल पर रख रही हूँ, जल्दी पी लीजिएगा नहीं तो ठंडी हो जाएगी। रानी की बात सुन करण की नींद खुल ही चुकी थी, लेकिन वो रानी के सामने ऐसा दिखा रहा था जैसे कि वो बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ है। जब रानी को अपने बातों जा कोई जवाब नहीं मिला तो वो करण के सिरहाने के पास जाकर फिर से बोली, करण जी उठिए, 6 बज चुके हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।